करने के दस्तावेज पर पुतिन ने हस्ताक्षर किए। यूक्रेन के विभाजन के ऐलान के बाद पुतिन ने की संघर्ष विराम की अपील। पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी, कहा टकराव होता है तो इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के ऐलान के खिलाफ जारी किया आदेश, कहा रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की छूट नहीं देंगे। पुतिन के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने कहा जिन क्षेत्रों को रूस ने दी अलग देश की मान्यता वहां अमेरिका नहीं करेगा व्यापार और निवेश। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा रूस के खिलाफ लगाएंगे प्रतिबंध। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश को किया संबोधित, रूस पर शांति वार्ता को बर्बाद करने का आरोप लगाया। किसी भी तरह का संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा रूस के कार्यों के परिणाम गंभीर होंगे पूरे यूक्रेन में, पूरे यूरोप में और दुनिया भर में। यूक्रेन में रूसी सेना के भेजे जाने पर भड़का अमेरिका, कहा रूस का यूक्रेन में सेना को तैनात करना बकवास। मॉस्को द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से मान्यता देना युद्ध के बहाने का हिस्सा है। पुतिन के ऐलान के बाद डोनेट्स्क की ओर जाते दिखे टैंक, और खतरनाक हो सकते हैं हालात। अमेरिकी विदेश मंत्री भी भड़के। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं, हम अपने यूक्रेनी सहयोगियों के साथ खड़े हैं। रूस के फैसले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जताया विरोध, कहा रूस ने अपने पुराने वादे तोड़कर रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है। नेटो प्रमुख जेन्स स्टोलनबर्ग का बयान, रूस ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया, समाधान के प्रयासों को खत्म कर दिया रूस ने। तुर्की ने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने को कहा। विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को छोड़ने को कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की, यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। चीन के दूतावास ने यूक्रेन में अपने नागरिकों को उनकी सुरक्षा बढ़ाने और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहने को कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच के तनाव को लेकर साउथ कोरिया ने कहा है कि वो यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करते हैं। इस तरह से रूस का कदम उठाना गलत है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस बनाएगा मिलिट्री बेस। पुतिन ने वहां के नेताओं के साथ सैन्य ठिकाने बनाने के लिए समझौता भी किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को बताया अमेरिका की कठपुतली, कहा यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है जहां कठपुतली सरकार चल रही है। यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों के लिए जारी किया गया संदेश, कहा गया है कि यूक्रेन में मौजूद छात्र जल्द से जल्द भारत वापस आ जाएं। इस बात का इंतजार न करें कि यूनिवर्सिटी पहले ऑनलाइन क्लास की हामी भरे तभी वो घर लौटे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि रूस को बिना किसी शर्त के यूक्रेन के प्रांत से वापस लौटाना चाहिए और पड़ोसी को धमकाना ठीक नहीं है। डोनेट्स्क और लुहांस्क को आजाद घोषित करने से नाराज संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का बयान, कहा डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को आजाद के रूप में मान्यता देने का निर्णय यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक से पहले यूएन महासचिव ने यूक्रेन को दिलाया भरोसा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन डिप्लोमैट का बयान, हम अपनी जमीन पर हैं, हम किसी से डरते नहीं और किसी को कुछ नहीं देंगे। रूस यूक्रेन संकट के बाद कच्चे तेल का भाव और बढ़ा, $96 के पार प्रति बैरल। यूएनएससी में यूक्रेन ने रूसी कदम को वायरस बताया, कहा यह वायरस क्रेमलिन ने फैलाया है। यूक्रेन संकट पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने की बैठक, कई संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा रूस के कार्यों के परिणाम गंभीर होंगे पूरे यूक्रेन में, पूरे यूरोप में और दुनिया भर में। यूक्रेन में रूसी सेना के भेजे जाने पर भड़का अमेरिका, कहा रूस का यूक्रेन में सेना को तैनात करना बकवास। मॉस्को द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से मान्यता देना युद्ध के बहाने का हिस्सा है।
पुतिन के ऐलान के बाद डोनेट्स्क की ओर जाते दिखे टैंक, और खतरनाक हो सकते हैं हालात। अमेरिकी विदेश मंत्री भी भड़के। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं, हम अपने यूक्रेनी सहयोगियों के साथ खड़े। रूस के फैसले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जताया विरोध। कहा रूस ने अपने पुराने वादे तोड़कर रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है। नेटो प्रमुख जेन्स स्टोलनबर्ग का बयान, रूस ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया, समाधान के प्रयासों को खत्म कर दिया रूस ने। तुर्की ने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने को कहा। विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को छोड़ने को कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की। यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। चीन के दूतावास ने यूक्रेन में अपने नागरिकों को उनकी सुरक्षा बढ़ाने और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहने को कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच के तनाव को लेकर साउथ कोरिया ने कहा है कि वो यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करते हैं। इस तरह से रूस का कदम उठाना गलत है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस बनाएगा मिलिट्री बेस। पुतिन ने वहां के नेताओं के साथ सैन्य ठिकाने बनाने के लिए समझौता भी किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को बताया अमेरिका की कठपुतली। कहा यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है, जहां कठपुतली सरकार चल रही है। यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों के लिए जारी किया गया संदेश। कहा गया है कि यूक्रेन में मौजूद छात्र जल्द से जल्द भारत वापस आ जाएं। इस बात का इंतजार न करें कि यूनिवर्सिटी पहले ऑनलाइन क्लास की हामी भरे, तभी वो घर लौटे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि रूस को बिना किसी शर्त के यूक्रेन के प्रांत से वापस लौट आना चाहिए और पड़ोसी को धमकाना ठीक नहीं है। डोनेट्स्क और लुहांस्क को आजाद घोषित करने से नाराज संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का बयान। कहा डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को आजाद के रूप में मान्यता देने का निर्णय यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक से पहले यूएन महासचिव ने यूक्रेन को दिलाया भरोसा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन डिप्लोमैट का बयान। हम अपनी जमीन पर हैं, हम किसी से डरते नहीं और किसी को कुछ नहीं देंगे। रूस यूक्रेन संकट के बाद कच्चे तेल का भाव और बढ़ा, $96 के पार प्रति बैरल। यूएनएससी में यूक्रेन ने रूसी कदम को वायरस बताया। कहा यह वायरस क्रेमलिन ने फैलाया है। यूक्रेन संकट पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने की बैठक। कई मुद्दों पर चर्चा। जापान ने रूस के फैसले की निंदा की। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने कहा टोक्यो मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों पर अन्य देशों के साथ समन्वय करने की योजना बना रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान। यूक्रेन के 2 हिस्सों डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दी। यूक्रेन के टुकड़े करने के दस्तावेज पर पुतिन ने हस्ताक्षर किए। यूक्रेन के विभाजन के ऐलान के बाद पुतिन ने की संघर्ष विराम की अपील। पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी। कहा टकराव होता है तो इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के ऐलान के खिलाफ जारी किया आदेश। कहा रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की छूट नहीं देंगे। पुतिन के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने कहा जिन क्षेत्रों को रूस ने दी अलग देश की मान्यता, वहां अमेरिका नहीं करेगा व्यापार और निवेश। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा रूस के खिलाफ लगाएंगे प्रतिबंध। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश को किया संबोधित। रूस पर शांति वार्ता को बर्बाद करने का आरोप लगाया। रूस के ऐलान पर यूक्रेन का जवाब, अपने क्षेत्र से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। भारतीय शेयर मार्केट पर यूक्रेन संकट का असर दिखा। मार्केट खुलते ही 1000 पॉइंट लुढ़का। पुतिन के आदेश के बाद डोनेट्स्क में जश्न। अलगाववादियों ने आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार किया। छत्तीसगढ़ के छतरपुर में एक परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। बेटे को जल्द वतन लाने की अपील। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ समर्थन कर रहे अलगाववादी काफी समय से सक्रिय थे।
पिछले दिनों अलगाववादियों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें दोनेत्स्क में रहने वाले 2 नागरिकों की मौत भी हो गई थी। ये तस्वीरें यूक्रेन के पूर्वी इलाकों दोनेत्स्क और लुहांस्क की हैं, जहां रूस और यूक्रेन के बीच भारी तनाव है, लेकिन ये लोग जश्न मना रहे हैं और जमकर आतिशबाजी भी कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में विद्रोहियों के कब्जे वाले शहरों दोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग देशों के रूप में मान्यता दे दी है, जिसके बाद ये अलगाववादी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। रूस के इस ऐलान के बाद दोनेत्स्क और लुहांस्क में अलगाववादियों ने रूस का झंडा भी फहराया। वहीं यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच भी रूस लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है। रूस के पश्चिमी सैन्य प्रांत की फाइटर एविएशन रेजिमेंट ने युद्ध अभ्यास किया। फाइटर एविएशन रेजिमेंट ने हवाई क्षेत्र में घुसपैठ को रोकने का अभ्यास किया। भारत ने अफगानिस्तान से किया अपना वादा निभाया है। जी हां, अफगानिस्तान में रह रहे भूखे और लाचार लोगों की मदद के लिए भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 मैट्रिक टन गेहूं की मदद का वादा किया है। अटारी चेक पोस्ट पर खड़े ये अफगानी ट्रक गेहूं की बोरियों को अफगानिस्तान लेकर रवाना हो गए हैं। इन ट्रकों में गेहूं की पहली खेप भेजी गई है। पहली खेप में 2500 मैट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान भेजा गया है। तालिबान राज आने के बाद से अफगानिस्तान के हालात काफी खराब हैं। अफगानिस्तान के लोग खाने पीने की चीजों की कमी से भी जूझ रहे हैं। इन सबको देखते हुए अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत ने मानवीय सहायता देने का फैसला किया था। भारत की इस मदद को पाकर अफगानिस्तान के लोग बेहद खुश हैं। भारत आगे भी इसी तरह की मानवीय मदद अफगानिस्तान को भेजता रहेगा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना ने स्थानीय कॉलेज के युवाओं के लिए कैंप लगाया, जिसका नाम था अपनी सेना को जानिए कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में छात्रों को आधुनिक हथियारों की जानकारी दी गई, जिसमें छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कैंप में शामिल होने के बाद कई बच्चे भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। संकल्प लेने वाले इन छात्रों में कई छात्र ऐसे भी हैं जो सरहदी इलाकों से आकर कैंप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कुल 500 छात्रों ने भाग लिया। इन छात्रों ने सेना के प्रति सम्मान दिखाते हुए जोश के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। इस प्रदर्शनी में सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य हथियारों की जानकारी दी गई, जिसके बाद सभी लोगों ने सेना द्वारा किए गए इन प्रयासों की खूब सराहना की। आपने अक्सर फिल्मों में हीरो को अपनी जान की बाजी लगाकर आग में फंसे लोगों को बचाते हुए देखा होगा। ये तस्वीरें एक रियल लाइफ हीरो की हैं, लेकिन इसके कारनामे बिल्कुल फिल्मी। अमेरिका के एरिज़ोना में घर में आग लगने के बाद एक शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग में छलांग लगा दी और वहां फंसे 2 बच्चों की जान बचाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स आग लगे हुए अपार्टमेंट की खिड़की का शीशा तोड़ रहा है। और अब आगे देखिए डीएनए सुधीर चौधरी के साथ। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम कर्नाटक में मारे गए बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा को इंसाफ दिलाने की अपनी मुहिम जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कि जब हर्षा की अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी तब भी कुछ लोगों द्वारा उस पर पत्थर बरसाए गए। जी न्यूज की टीम आज हर्षा के घर पहुंच गई है और हर्षा के परिवार ने हमसे कहा है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। आज हम आपको इस इलाके से अपनी बहुत ही स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश में कैसे आज भी 2 भारत बसते हैं। एक भारत वो है जहां स्कूल में हिजाब की जिद पर अड़ी अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली एक मुस्लिम छात्रा को बहादुर बताया जाता है, हर जगह उसकी तारीफ की जाती है। और दूसरे भारत में बजरंग दल के कार्यकर्ता को सांप्रदायिक बताकर उसकी खुलेआम सड़क पर हत्या कर दी जाती है। इस दूसरे भारत में हिजाब की जिद करना तो जायज है, लेकिन इसका विरोध करना नाजायज भी है
और गैर कानूनी भी। इसके बाद हम आपको आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में पूरा अपडेट देंगे, जिसमें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना युद्ध लड़े ही यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए हैं। रशिया ने पूर्वी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है और कहा है कि अब वो इन देशों की रक्षा करेगा। आज हम आपको बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन कैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों से दुश्मनी लेकर अखंड रशिया बनाने के अपने मिशन पर लगातार काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही आज हम आपको सोवियत संघ के विघटन से लेकर रशिया के दोबारा से संगठित होने तक की कहानी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। और आखिर में हम नॉर्वे में हुई दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल स्टडी की बात करेंगे, जो ये कहती है कि अगर इंसान अपने खान पान में बदलाव करे, पौष्टिक और अच्छा खाना खाए और फास्ट फूड से उचित दूरी बनाकर रखे, तो वो अपनी उम्र 13 वर्ष तक बढ़ा सकता है। लेकिन सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। रूस की संसद ने यूक्रेन का हिस्सा रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क प्रांत को अलग देश के तौर पर मान्यता देने के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले को मंजूरी दे दी है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्रों को मान्यता देने से शांति बहाल करने में मदद मिलेगी। रूस ने ये भी कहा कि यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका और दूसरे देशों से बातचीत के कूटनीतिक रास्ते खुले हुए हैं। И, как вы знаете, активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми странами, возникшими, независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве। वहीं पुतिन की कार्रवाई से नाराज यूक्रेन ने संकेत दिया है कि वो रूस से राजनयिक संबंध तोड़ सकता है। यूक्रेन ने इस मुद्दे पर मशवरे के लिए मॉस्को से अपने शीर्ष राजदूत को वापस बुला लिया है। Зараз хочу вам, до речі, сказати, до мене прийшов запит від Міністерства закордонних справ, щоб я розглянув питання. रूस की कार्रवाई की आलोचना करते हुए ब्रिटेन ने रूस के 5 बैंकों और 3 अमीर उद्योगपतियों पर प्रतिबंध का ऐलान किया है। डोनेट्स्क और लुहांस्क के मुद्दे पर ब्रिटेन ने रूसी राजदूत को भी तलब किया है और अपने नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने को कहा है। पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के तौर पर मान्यता देने के रूस के फैसले पर कई देशों और संगठनों ने नाराजगी जताई है। जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने इसे मॉस्को की कार्रवाई के जवाब में उठाया गया कदम बताया। वहीं यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के प्रमुख की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रूस का ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ ही मिन्स्क समझौते का भी उल्लंघन है। साथ ही यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाने की बात भी कही है ताकि रूस दर्द को महसूस कर सके। नेटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है रूस के इस फैसले से यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता कमजोर होगी। साथ ही संघर्ष के समाधान की दिशा में चल रही कोशिशों को झटका लगेगा। यूक्रेन संकट को लेकर दुनिया भर में तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के लिए और पूरी मानवता के लिए भारत को मजबूत होना जरूरी है। साथ ही कहा कि टफ टाइम में टफ लीडर की जरूरत होती है। ऐसे में भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। यूक्रेन रूस विवाद पर विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा कि तनाव कम होना चाहिए। स्टेटमेंट में हमने साफ कह दिया है कि जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं उसको डीएस्केलेट करना चाहिए, मतलब जो टेंशन्स हैं उसको रिड्यूस करने चाहिए। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 12 लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 6 आरोपियों में 4 हमलावर हैं और 2 उनके मददगार हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम नदीम, काशिफ, आसिफ खान, रियाज शरीफ, अफान और निहान हैं। पुलिस के मुताबिक हर्षा हत्याकांड में हिजाब विवाद के एंगल से भी जांच की जा सकती है। member of Bajrang Dal and the hijab issue is behind the murder. If there is any such information, we will be making it part of our investigation. पुलिस ने बताया कि हर्षा के खिलाफ भी 2 मामले दर्ज थे, जिनमें एक दंगा भड़काने और दूसरा धार्मिक भावनाएं आहत करने का है। दोनों ही मामले 2016-17 के दौरान दर्ज किए गए थे। ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ, ದೊಡ್ಡದು ದೇಶ ಆದಂತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು
इस बीच बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने शिमोगा में हर्षा के घर वालों से मुलाकात की और आरोप लगाया कि हर्षा की हत्या में पीएफआई और एसडीपीआई का हाथ है। This is a Kerala model of terror that organizations like PFI, SDPI, Campus Front of India have exported to Karnataka. हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। आज कर्नाटक सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने कोर्ट में दलील दी कि हिजाब पहनने पर देश भर में कहीं रोक नहीं है, लेकिन किसी संस्थान के अनुशासन के अनुरूप रोक है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हिजाब को पहनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आता है, न कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, जैसा कि याचिकाकर्ता का मानना है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम महिला हिजाब पहनना चाहती है तो कोई रोक नहीं है, पर संस्था के अधीन ये अनुशासन का विषय हो सकता है। एडवोकेट जनरल ने अपनी दलील को हिंदी फिल्म हमराज के गीत ना मुंह छुपा के जियो से खत्म किया। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा था कि याचिकाकर्ता छात्राएं चाहती हैं कि उन्हें स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए हिजाब पहनने की इजाजत दे दी जाए। कोर्ट ने अपनी राय स्पष्ट करते हुए कहा कि इस सप्ताह के भीतर ही वो इस मामले पर अपना निर्णय दे सकती है, बशर्ते मामले से संबंधित सभी पक्ष सहयोग करें। केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एसएफजे से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। एसएफजे राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने की साजिश कर रहा था, जिसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत ये कार्रवाई की है। सिख फॉर जस्टिस किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर लगातार देश विरोधी और उकसाने वाले वीडियो जारी करता है। यूपी में कल चौथे चरण का मतदान होगा। यूपी के 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर जिले में वोट डाले जाएंगे। इन सीटों में लखनऊ, रायबरेली और लखीमपुर खीरी सीट पर सबकी नजर है। चुनाव आयोग ने चौथे चरण के मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है। होने वाले चतुर्थ चरण के मतदान में 2.13 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चतुर्थ चरण के निर्वाचन में कुल 59 विधानसभा क्षेत्रों में 624 प्रत्याशी हैं। 2017 में बीजेपी गठबंधन ने 59 सीटों में से 51 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी 4, कांग्रेस 2 और बीएसपी 2 सीटें ही जीत पाई थी। आज हम कर्नाटक में मारे गए बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा को इंसाफ दिलाने की अपनी मुहिम जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कि जब हर्षा की अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी तब कुछ लोगों द्वारा उस पर भी पत्थर बरसाए गए। जी न्यूज की टीम आज हर्षा के घर पहुंच गई है, उस इलाके में पहुंच गई है और हर्षा के परिवार ने हमसे कहा है कि उन्हें हर्षा के लिए इंसाफ चाहिए। आज हम आपको इस इलाके से अपनी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश में कैसे आज भी 2 भारत बसते हैं। एक भारत वो है जहां स्कूल में हिजाब की जिद पर अड़ी अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली एक मुस्लिम छात्रा को बहादुर बताया जाता है, हर तरफ उसकी तारीफ की जाती है, और दूसरे भारत में बजरंग दल के कार्यकर्ता को सांप्रदायिक मानकर खुलेआम सड़क पर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस दूसरे भारत में हिजाब की जिद करना तो जायज है, लेकिन इसका विरोध करना नाजायज भी है और गैर कानूनी भी है, और ऐसे लोगों को जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं। इस समय कर्नाटक के शिमोगा में जबरदस्त तनाव है और पूरे शहर में अब भी धारा 144 लागू है, क्योंकि 21 फरवरी को यहां घरों में तोड़फोड़ की गई थी और कई गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। हमें इस हिंसा के कुछ और नए वीडियोस आज मिले हैं, जिनमें एक वीडियो उस समय का है जब हर्षा नाम के इस लड़के का शव अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा रहा था, अंतिम संस्कार के लिए ये ले जाया जा रहा था, और इस दौरान कुछ लोगों ने एम्बुलेंस पर भी पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस घटना के बाद दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी हुई और कुछ घरों में भी तोड़फोड़ की गई। अब सोचिए, इस लोकतांत्रिक देश में जिसे हम धर्म निरपेक्ष मानते हैं, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले एक लड़के की सिर्फ इसलिए खुलेआम हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो स्कूलों में कुछ छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने का विरोध करता है, और हत्या के बाद जब उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है तो उस पर भी पत्थर फेंके जाते हैं। लेकिन हमारे देश का एक खास वर्ग जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, जो लोकतंत्र की बात करता है, वो इस पूरी घटना पर बिल्कुल चुप बैठा हुआ है।
आज बड़ा सवाल जो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो ये है कि क्या 23 साल के इस लड़के को इसलिए इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था और उसकी एक खास विचारधारा थी। हमारे देश में बजरंग दल के कार्यकर्ता को सांप्रदायिक मान लिया जाता है, लेकिन पीएफआई के या सिमी के कार्यकर्ताओं को मानव अधिकारों की आवाज उठाने वाला मसीहा मान लिया जाता है। कहा जाता है कि ये तो मानव अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, कहा जाता है कि ये तो अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, ये आजादी के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा वर्ष 2019 में जब झारखंड में तबरेज अंसारी नाम के एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग हुई थी, तब भी एक खास विचारधारा के लोगों ने यह आरोप लगाया था कि तबरेज की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो अल्पसंख्यक था, वो एक मुसलमान था। जबकि झारखंड पुलिस ने अपनी जांच के बाद यह पाया कि तबरेज पर चोरी करने का आरोप था और इस मामले का धर्म से कोई लेना देना नहीं था, यह एक आपराधिक घटना थी। लेकिन जब इसी तरह की घटना हर्षा नाम के इस लड़के के साथ हुई, उसकी खुलेआम मॉब लिंचिंग हुई, तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। आज आपको यह तय करना है कि भारत में तबरेज और हर्षा की हत्या को समान रूप से देखा जाएगा या नहीं। हम आपसे फिर भी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम ना तो ये चाहते हैं कि तबरेज की हत्या हो और ना ही ये चाहते हैं कि हर्षा की हत्या हो। दोनों का जीवन बराबर कीमती है, दोनों इसी देश के नागरिक हैं, दोनों को समान अधिकार हैं और दोनों के साथ जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन दोनों के लिए बराबर शोक भी होना चाहिए। और क्या हर्षा को इसलिए इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था? अब सवाल ये है। इस समय जी न्यूज की टीम शिमोगा में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमें कई ऐसी जानकारियां मिली हैं जो आज आपको चौंका देंगी। हमें पता चला है कि हर्षा नाम का यह लड़का स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने का लगातार विरोध कर रहा था और अपने इलाके में इसने कई विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ मुस्लिम संगठन और नेताओं द्वारा इस लड़के और उसके दोस्तों को हिजाब का विरोध न करने के लिए धमकियां दी गई थी और उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो ऐसा ना करें। कल्पना कीजिए अगर इस मामले में हर्षा की जगह किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला होता जो एक खास धर्म का होता, खास विचारधारा का होता और हिजाब के समर्थन में आंदोलन कर रहा होता, तो हमारे देश में इस समय कैसा माहौल बन चुका होता। तब शायद इस मामले को भारत के मीडिया में ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया और खासकर पश्चिमी मीडिया में प्रमुखता से छापा जाता। इस खबर की हेडलाइन बन जाती, भारत में हिजाब का समर्थन करने पर एक विशेष धर्म के अल्पसंख्यक व्यक्ति को मार दिया गया, यह हेडलाइन बनती। और फिर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भारत की आलोचना करने लगती और कहा जाता कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है और भारत के संविधान को भी खतरे में बताया जाता, लोकतंत्र अचानक से खतरे में आ जाता और कहा जाता कि भारत अब धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यह आज आप सबको सोचना है और आज आप सबको यह तय करना है कि अगर हिजाब के समर्थन में अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाली मुस्कान नाम की यह मुस्लिम छात्रा बहादुर है और ऐसा करना उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है, संविधान उसे ऐसा करने की पूरी छूट देता है, तो फिर एक लड़के द्वारा हिजाब का विरोध करना अलोकतांत्रिक कैसे हो सकता है और उस लड़के की खुलेआम हत्या कैसे की जा सकती है। आज हमने ग्राउंड जीरो से आपके लिए इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जो आपको इस मामले के हर पहलू के बारे में बताएगी और साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे कर्नाटक के स्कूलों से शुरू हुई हिजाब पहनने की जिद अब सांप्रदायिक रूप ले चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक के शिमोगा में रहने वाला ये परिवार एक ही सवाल पूछ रहा है कि अगर भारत में विरोध प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार समान रूप से सबको हासिल है तो फिर उनके बेटे की हत्या क्यों कर दी गई। हर्षा की उम्र 23 साल थी
और वो चाहता था कि स्कूलों में समानता का सिद्धांत कभी खत्म ना हो। इसी के लिए वो मुस्लिम छात्राओं द्वारा की जा रही स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग का विरोध कर रहा था, लेकिन इस विरोध के बीच उसकी आवाज को खामोश कर दिया गया। 20 फरवरी की रात 9 बजे उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई, लेकिन इस हत्या को उतना निर्मम नहीं माना गया जितना अखलाक की हत्या को माना गया था। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो भारती नगर का ये इलाका है शिवामोगा में, उस रविवार रात को करीब 9 बजे हर्षा अपने घर यहाँ से कुछ ही दूर है, आधा पौना किलोमीटर की दूर, वहां पर जा रहा था। और जब वो यहाँ पर पहुंचा तभी करीब 4 बदमाशों ने हर्षा को घेर लिया और उसकी तेजधार हथियार से हत्या कर दी। रात करीब 9 साढ़े 9 बजे की घटना थी रविवार को, जब हर्षा को यहाँ पर घेर करके उसकी हत्या कर दी। उसके बाद इस पूरे इलाके के अंदर तनाव फैल गया। रात को ही गुस्साए लोगों ने यहाँ पर कुछ गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन बावजूद इसके स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस मामले को समझने के लिए हमारी टीम हर्षा के घर पहुंची, जहां उसका परिवार अब भी ये यकीन नहीं कर पा रहा कि उनके बेटे को कुछ लोगों ने बीच सड़क पर खुलेआम चाकुओं से गोद कर मार डाला। परिवार के लोगों के साथ बातचीत के दौरान हमें ये भी पता चला कि हर्षा हिजाब के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहा था, और जब 21 फरवरी को उसकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी, तब कुछ लोगों ने उसके शव पर पत्थर भी बरसाए थे। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि पत्थर मारने वालों में छोटे छोटे बच्चे भी थे। जब हर्षा का जो अंतिम यात्रा निकला था, तब पत्थरबाजी हो रहा था, और जब हम शमशान पहुंचे तो मैं अपने आंखों से देखा छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजी करते थे। बहुत ही दुख की बात है कि मैंने खुद अपने आंखों से देखा कि छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजी करते थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? पता नहीं क्या, किसने उनको उकसाया है, क्या उनको मालूम है, पता नहीं है। बस ये जो अंतिम यात्रा के क्षण भी हमारे पास कोई टॉलरेंस नहीं था, ये देख के बहुत बुरा लगा। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सैयद, नदीम और मोहम्मद काशिफ नाम के आरोपी पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस इस मामले की जांच हिजाब वाले पहलू से भी कर रही है। 6 arrests have been made and investigation is under progress. Based on the interrogation reports that we get, we'll be progressing in the case. We are looking at all angles. It may involve checking if they have any antecedents, what their backgrounds are, what their affiliations are. Everything will be made part of investigation. हर्षा के परिवार का दावा है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था और लगातार देश विरोधी बातों के विरोध में वो प्रदर्शन में भाग लेता था। हिजाब वाले मुद्दे पर भी वो लगातार इसके खिलाफ बोल रहा था। हम गवर्नमेंट से इतना ही विनती करते हैं, जिन्होंने भी ऐसा काम किया है उनको जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारा जो भाई को हुआ है उसका न्याय दिया जाए। बस इतना ही हम विनती करते हैं, गवर्नमेंट से यही विनती करते हैं, जो भी मेरा भाई को हुआ है अगले सामने किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हर्षा की हत्या ने शिमोगा में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। कई घरों में तोड़फोड़ और आगजनी होने से लोगों में गुस्सा भी है। बड़ी डेड बॉडी लेके गए ना, जाने के टाइम पे है ना, इधर गाड़ी सब खड़ा था, लेके जला दिए वो, फिर घर पे पत्थर मारे हो। कब की बात है ये? कल दोपहर में इतने बजे, 12 बजे, 12:30, 1 बजे, क्या मालूम नहीं, पता नहीं। वो डेड बॉडी लेके जा रहे थे ना, लड़के लोग है ना, पत्थर मार के पथरा करके गाड़ी सब जला। कितनी गाड़ी में आग लगाई? 3 गाड़ी। वो टेम्पो एकदम बहुत ज्यादा आदमी आके तोड़ फोड़ करके पत्थर से मारे। हमारे अम्मी का सिर को ये हुआ, एडमिट करें, उनको भी स्ट्रोक हो गया उनको भी। अच्छा। फिर हमारा घर, हमारे बच्चों को सब मार लग गया। हमारा जान के बच्चे हम नश मालूम, बाथरूम में जाके छोड़े तो छपे तो भी नहीं छोड़ रहे, फिर वहाँ से पत्थरे ये करें मारे। अच्छा। बच्चे वगैरह सब लोग साथ ही थे यहाँ पे? हाँ, साथ ही थे, पूरा बंद लाख हो के थे हमें अंदर। शिमोगा में इस समय धारा 144 लागू है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले में हर्षा को इंसाफ मिलेगा। कर्नाटक के शिमोगा से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आज बड़ा सवाल यह है, हर्षा के इस परिवार को देखिए,
जी न्यूज की टीम जैसे ही ये खबर हुई तुरंत वहां पर पहुंच गई। आज हमारी टीम हर्षा के परिवार से मिली है। हर्षा की बहन को देखिए, उनके परिवार के लोगों को देखिए और ये तय कीजिए कि क्या ये परिवार इस देश का नागरिक नहीं है? क्या ये लोग इस देश में नहीं रहते? क्या भारत का संविधान इन पर लागू नहीं होता? क्या भारत का संविधान इन्हें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देता? क्या भारत का संविधान इन्हें वो तमाम राइट्स, अधिकार, हक नहीं देता जो बाकी के लोगों को मिलते हैं? और अगर किसी को हिजाब की जिद करने का पूरा अधिकार है तो क्या इन लोगों को अपनी मांग रखने का अधिकार नहीं है? अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार नहीं है? क्या इन लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? क्या ये लोग भारत में अब जीवित नहीं रह पाएंगे और इनके लिए भारत लोकतांत्रिक नहीं रहेगा? आज ये सारे बड़े सवाल हैं और आज आप हर्षा के इस परिवार को देखते रहिए और सोचिए कि आज भारत जैसे ही देश में, जो कि लोकतांत्रिक है, जिसका अपना संविधान है, जो 1947 में आजाद हो गया था, आज उस देश में इन लोगों को पराये लोगों की तरह कैसे रहना पड़ रहा है? इन लोगों को आज अल्पसंख्यकों की तरह कैसे रहना पड़ रहा है? और ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसे हैं जैसे शायद ये इस देश के नागरिक हैं ही नहीं, कहीं बाहर से शरणार्थी बनकर यहां पर आए हैं। इस तरह का व्यवहार इन लोगों के साथ हो रहा है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब के मामले पर सुनवाई जारी रही और इस सुनवाई के दौरान एक बड़ी अहम टिप्पणी की गई जो आप सबको सुननी चाहिए। इस मामले में कर्नाटक के स्कूलों का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील एस नागानंद ने याचिकाकर्ता से एक सवाल पूछा और सवाल बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने पूछा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में रिलीजियस प्रैक्टिस है या इसे सांस्कृतिक आचरण माना जाएगा, यानी ये धार्मिक है या सांस्कृतिक है। इसमें आगे उन्होंने जो बातें कही हैं वो आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, आगे भी सुनते रहिए। नागानंद ने कहा कि जब इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी तब स्थितियां बहुत अलग थीं और तब मुसलमानों के लिए दिन में 5 बार की नमाज को अनिवार्य बताया गया था। लेकिन आज के हालात में ज्यादातर मुसलमानों के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना संभव ही नहीं है और ज्यादातर 5 बार पढ़ते भी नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि कल्पना कीजिए अगर कोई व्यक्ति स्कूटर चला रहा है सड़क पर और इस दौरान पास की किसी मस्जिद से अजान की आवाज आने पर यह व्यक्ति सड़क के बीचों बीच अपना स्कूटर रोककर नमाज पढ़ने लगता है, तो उस स्थिति में एक पुलिस वाले को क्या करना चाहिए? पुलिस वाला क्या करेगा? अगर पुलिस वाला ट्रैफिक संचालित करने के लिए इस व्यक्ति को बीच सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकता है, स्कूटर रोककर खड़े होने से रोकता है, तो क्या इसका मतलब यह माना जाएगा कि उसने इस व्यक्ति को धर्म का पालन करने से रोका है? क्या यह मान लिया जाएगा? एक लाइन में इस टिप्पणी का सार यह है कि भारत का संविधान यही कहता है कि किसी भी नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों की तभी तक आजादी है जब तक वो उस आजादी से दूसरे नागरिकों के अधिकारों में दखल नहीं देता। लेकिन हिजाब मामले में ऐसा हो रहा है। स्कूल में एक ही धर्म के बच्चे नहीं पढ़ते, सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल शिक्षा हासिल करने के लिए होते हैं। अब अगर मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की जिद करेंगी तो फिर हिंदू छात्र भी तिलक लगाकर या फिर भगवा गमछा पहनकर क्लासेस अटेंड करने की मांग करेंगे और ईसाई धर्म के बच्चे भी धार्मिक चिन्ह वाले लॉकेट पहनकर आएंगे, हो सकता है अपनी कोई खास पोशाक पहनकर आएं और हमारे देश की पाठशालाएं धर्म की पाठशालाएं इसके बाद बन जाएंगी। जो सबसे बड़ी गलतफहमी पूरी दुनिया में पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत में अब हिजाब पहनने पर रोक लग गई है, मुस्लिम छात्राओं को, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसी भी मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनने से नहीं रोका जा रहा, सिर्फ स्कूल में क्लास के दौरान हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। क्लास के बाहर वो जो चाहे पहन सकती हैं। लेकिन सोचिए, पूरी दुनिया में गलत इंप्रेशन यह पैदा किया जा रहा है कि अब भारत में हिजाब पहनने पर रोक लग रहा है। इसे आप आंध्र प्रदेश से आई इस खबर से भी समझ सकते हैं, जहां प्रकाशम जिले में स्थित एक स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। तो सोचिए, अब यह मामला कर्नाटक से आंध्र प्रदेश चला गया है। पुलिस के मुताबिक इस स्कूल के प्रिंसिपल ने जब एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने से रोका तो इस मुस्लिम छात्रा के माता पिता आ गए और स्थानीय लोग, जो आसपास के लोग थे, वो भी स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए और इन लोगों ने मिलकर स्कूल के प्रिंसिपल से ऐसा करने के लिए माफी मंगवाई।
इसके अलावा इन लोगों ने खुद से यह ऐलान कर दिया कि आज से स्कूल में किसी भी मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनने से नहीं रोका जाएगा। आज से स्कूल में हिजाब पहनना अलाउड है। खुद से फैसला कर दिया और खुद से ऐलान भी कर दिया। अब आपको जो आज हम चाहते हैं कि आप कल्पना करें, कल्पना कीजिए कि भारत के, ये तो एक स्कूल की कहानी आपने देखी, अब भारत के और भी स्कूलों में छात्रों के मां बाप पहुंच जाएंगे, वो अपने साथ बाकी लोगों को भी लेकर आएंगे और अड़ोस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे जहां पर वो संख्या बल में ज्यादा होंगे और ये लोग स्कूलों पर अपना कब्जा कर लेंगे और फिर स्कूल के प्रिंसिपल को शायद, जैसे यहां पर तो सिर्फ माफी मंगवाई है, हो सकता है आगे चलकर स्कूल के अध्यापकों को और प्रिंसिपल को ये मारपीट भी करें, उन पर काबू पालें और फिर अपने आप से उन स्कूलों में क्या नियम लागू किए जाएंगे उसका ऐलान भी ये खुद से कर देंगे और आगे के बाद ये कहा जाएगा कि अब से स्कूल में हिजाब अलाउड है और ना अध्यापक कुछ कर पाएंगे ना प्रिंसिपल कुछ कर पाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। हम हर बार जब भी आपसे मिलते हैं यही कहते हैं कि बात हिजाब पर रुकने वाली नहीं है। आज अगर हिजाब की इजाजत दे दी जाती है तो अगली बार यह मांग उठेगी कि अब क्लास में नमाज के लिए एक ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद अगली मांग यह उठेगी कि अब रमजान के दौरान भी स्कूल बंद होने चाहिए और उसके बाद यह मांग कहां तक जाएगी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो अब हमारे देश में आग की तरह फैल रही है। कर्नाटक से ये शुरू हुआ, पहले सिर्फ नारेबाजी हुई और अब हत्याएं हो रही हैं। अब हम आपको आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में पूरा अपडेट देंगे जिसमें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिना युद्ध लड़े ही यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए हैं। रशिया ने पूर्वी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया है और कहा है कि अब से वो इन दोनों देशों की रक्षा करेगा। आज हम आपको बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन कैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों से दुश्मनी लेकर अखंड रशिया बनाने के अपने मिशन पर लगातार काम कर रहे हैं। आपने अखंड भारत के बारे में तो सुना होगा, बहुत सारे लोग यहां अखंड भारत की बात करते हैं। हम तो उसके बारे में कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, कोई काम हमारे देश में हुआ ही नहीं अखंड भारत को लेकर। लेकिन व्लादिमीर पुतिन अखंड रशिया के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कल जब इस मामले में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने इंटेलिजेंस चीफ से यह पूछा कि वो पूर्वी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने पर क्या सोचते हैं, तो रशिया के इंटेलिजेंस चीफ कुछ स्पष्ट रूप से कह नहीं पाए। वो बीच बीच में अटकने लगे, जिस पर पुतिन को काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने ये कह दिया कि क्या उनके पास कोई सीधा जवाब नहीं है। दरअसल रशिया के इंटेलिजेंस चीफ पुतिन को यह कहना चाहते थे कि यूक्रेन को शांति स्थापित करने के लिए एक और मौका देना चाहिए, लेकिन वो ये बात कहते हुए बहुत डर रहे थे और इसी वजह से पुतिन को गुस्सा आ गया। Предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я или признавать суверенитет их. А я говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да или нет. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. तो पुतिन सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो कि उनके कानों को अच्छा लगता है। यहां आपने देख लिया और आपने ये भी देख लिया कि पुतिन इस पूरे मामले को लेकर कितने पैशनेट हैं और वो हर कीमत पर इसमें रशिया के लिए सोच रहे हैं कि कैसे वो यूक्रेन को तोड़ें और उन्होंने तोड़ भी दिया। रशिया ने यूक्रेन के जिन 2 क्षेत्रों को
तोड़कर उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, उन्हें आप इस नक्शे पर आज देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ये दोनों क्षेत्र पूर्वी यूक्रेन में रशिया की सीमा से लगते हुए क्षेत्र हैं और इनके नाम हैं दोनेत्स्क और लुहांस्क। ये दो क्षेत्र हैं और इनके नाम अभी आपके सामने हैं। इन दो क्षेत्रों को अब रशिया ने यूक्रेन से तोड़ दिया है और इन्हें एक अलग देश बना दिया है और कहा है कि अब से इन दोनों देशों की रक्षा पुतिन करेंगे, यानी रशिया करेगा। फिलहाल रशिया ने इन दोनों जगहों पर अपनी सेना तैनात कर दी है और यहां लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, यानी यहां के जो लोग हैं, लोकल लोग, वो बेहद खुश हैं इस बात से। वर्ष 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्राइमिया को अपने नियंत्रण में लिया था, उस समय पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे क्षेत्रों में भी विद्रोहियों द्वारा सरकारी इमारतों और दफ्तरों पर कब्जा कर लिया गया था और यहां रशिया समर्थित संगठनों का शासन आ गया था। यानी अभी भी जो लोग यहां शासन कर रहे हैं वो सारे रशिया के समर्थन वाले ही थे। लेकिन तब रशिया ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत सिर्फ क्राइमिया का ही अपने देश में विलय किया और इन दोनों क्षेत्रों में विद्रोही गुटों को मान्यता नहीं दी। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये जानते थे कि अगर यूक्रेन भविष्य में फिर से नेटो देशों के साथ जाने के लिए कोशिश करता है तो वो उसके इन दोनों क्षेत्रों को तब आजाद देश घोषित करके एक बहुत बड़ा दांव खेल सकते हैं, जो कि उन्होंने अब जाकर किया है। उन्होंने इसके लिए इंतजार किया और सही समय देखकर यूक्रेन पर इतनी बड़ी स्ट्राइक कर दी। हालांकि बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि रशिया ने कैसे रातों रात यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए। तो इस सवाल का जवाब यह है कि इन दोनों क्षेत्रों में लगभग 61 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 80% लोग रशियन भाषा बोलने वाले लोग हैं। यानी ये क्षेत्र यूक्रेन का हिस्सा तो था, लेकिन यहां रहने वाले लोग रशिया के ही समर्थक हैं। वो रशिया की ही संस्कृति को मानते हैं, रशिया की भाषा को बोलते हैं, खाना भी रशियन ही खाते हैं और इसी वजह से रशिया ने इतनी आसानी से यूक्रेन को अस्थिर कर दिया और इन इलाकों के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने रशिया का साथ दिया। हालांकि रशिया का कहना है कि उसने यूक्रेन के इन इलाकों में अपनी सेना नहीं उतारी है, बल्कि पीस कीपिंग फोर्स भेजी है और उसका मकसद यूक्रेन पर नियंत्रण करना बिल्कुल नहीं है। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रशिया के इस कदम को युद्ध छेड़ने के बराबर बताया है। Це новий акт агресії проти України, який потребує негайної рішучої реакції з боку міжнародних партнерів, міжнародного співтовариства. Вважаємо, що цим рішенням Російська Федерація створює юридичні підґрунтя для подальшої збройної агресії проти держави Україна, при цьому порушуючи всі можливі дво- і багатосторонні міжнародні зобов'язання. आजकल की डिप्लोमेसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर 2 शब्द ऐसे हैं जो कि बहुत ही हाईली ओवररेटेड शब्द हैं। एक तो है शांति और दूसरा है शांति सेना यानी पीस कीपिंग फोर्स। आजकल बड़े बड़े देश शांति के नाम पर ही अशांति फैलाते हैं, शांति स्थापित करने के नाम पर ही देशों पर और इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं और पीस कीपिंग फोर्स यानी शांति सेना के नाम पर अशांति फैलाने के लिए अपनी सेना को वहां पर तैनात कर देते हैं, लेकिन नाम इसे दिया जाता है पीस कीपिंग फोर्स। इसलिए ये जो शब्द है पीस, ये जो शब्द है शांति, बड़े बड़े और जो मजबूत देश हैं वो इस शब्द का दुरुपयोग करते हैं और ये मजबूत देशों का शब्द बन गया है, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े देश जो भी करते हैं शांति के नाम पर पूरी दुनिया इनका समर्थन करने लगती है। इस समय स्थिति इतनी नाजुक है कि नेटो देशों और रशिया की सेना के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है और यह पूरा संघर्ष तब शुरू हुआ था जब यूक्रेन ने नेटो देशों का हिस्सा बनने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए थे। यानी आप अगर मुद्दे को समझें तो वो ये है कि यूक्रेन नेटो देशों का हिस्सा बनना चाहता है और रशिया ऐसा नहीं चाहता। रशिया को यह मंजूर नहीं है कि उसका पड़ोसी देश जिसके साथ उसकी सीमाएं लगती हैं वो नेटो देशों में शामिल हो जाए, जो रशिया को अपना दुश्मन मानता है। जो नेटो है वो रशिया को अपना दुश्मन मानता है और अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाएगा तो नेटो देश जो हैं वो रशिया की सीमा तक आ जाएंगे। इसलिए रशिया नहीं चाहता। इस संघर्ष में एक तरफ अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और यूरोप के दूसरे देश हैं और दूसरी तरफ रशिया के साथ चीन जैसे देश खड़े हुए हैं
और भारत जैसे जो देश हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष बने हुए हैं। भारत ना इधर की बात कर रहा है ना उधर की बात कर रहा है। भारत पूरी तरह से निष्पक्ष है। इसलिए अगर युद्ध हुआ तो इसमें एक से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। आप इसे एक मिनी वर्ल्ड वॉर भी कह सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो। इस खबर पर इस समय का लेटेस्ट अपडेट आपके लिए यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो यह संघर्ष और भी बढ़ जाएगा और युद्ध जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। लेकिन फिलहाल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उन्हें युद्ध लड़ने में दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना चाहते हैं और सोचते हैं कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने से ही काम चल जाएगा। आज ही अमेरिका और नेटो देशों ने पोलैंड में अपने 5000 सैनिकों की तैनाती की है। इसके अलावा यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने भी एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीयों को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। कहा गया है कि अब आप यहां से निकल जाइए। और अब से कुछ देर में एयर इंडिया का एक विमान 256 भारतीय छात्रों को लेकर भारत आ रहा है। आज इस मामले में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की भी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें अमेरिका द्वारा रशिया पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। अमेरिका ने कहा है कि रशिया यूक्रेन पर हमला करके उसे अपने नियंत्रण में ले सकता है, जबकि ब्रिटेन और जर्मनी समेत दूसरे देशों ने भी रशिया की निंदा की और उस पर यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता पर हमला करने का आरोप लगाया। हालांकि हमें लगता है कि इस मामले में संयुक्त राष्ट्र का आपातकालीन बैठक करना केवल एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था तो है, लेकिन वैश्विक संकट के मामलों में उसका प्रदर्शन औसत से भी कम रहा है। और आज यूनाइटेड नेशंस दुनिया के लिए एक बड़ा फैशनेबल मंच बनकर रह गया है, जहां बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लंबे लंबे शांति के भाषण दिए जाते हैं, लेकिन इस मंच पर कोई भी बहस व्यावहारिक नहीं बन पाती और उसका कोई समाधान नहीं निकलता। इसे आप कुछ उदाहरणों के जरिए आज समझ सकते हैं कि कैसे यूएन एक ऐसी बॉडी है जिसके पास खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। वर्ष 1950 के कोरियन वॉर यानी कोरिया युद्ध में जब सोवियत संघ और चीन ने उत्तर कोरिया की कम्युनिस्ट ताकतों का साथ दिया था, तो अमेरिका ने इसके खिलाफ दक्षिण कोरिया के समर्थन का ऐलान किया था। यह युद्ध लगभग 3 वर्षों तक चला और इसमें अमेरिकी सेना के लगभग 36,000 सैनिक मारे गए थे। लेकिन इस दौरान संयुक्त राष्ट्र 3 साल तक सिर्फ बैठकें करता रहा और कोई समाधान नहीं निकला। यह तो पुरानी बात हो गई। अगर आप हाल की नई बातें देखें, वर्ष 2003 में अमेरिका ने इराक पर यह कहते हुए हमला कर दिया था कि इराक में बड़े पैमाने पर केमिकल वेपन्स छिपा कर रखे हुए हैं। सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया, फांसी पर लटका दिया। इस संघर्ष की वजह से इराक में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए और इराक में अमेरिका को कभी भी कोई केमिकल वेपन्स मिले भी नहीं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र इस मामले में कभी कुछ नहीं कर पाया, चुप बैठा रहा। पिछले साल जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया, लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए अफगानिस्तान से भाग जाना चाहते थे और संयुक्त राष्ट्र से मदद मांग रहे थे, तब भी संयुक्त राष्ट्र इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, जब ये सब हो रहा था संयुक्त राष्ट्र कहां बैठा था, क्या किया संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए? सवाल है ये और जवाब है कुछ नहीं किया, जीरो। इसी तरह चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम को स्वतंत्र रूप से अपने देश में कभी जांच करने नहीं दी उसने और इस वायरस से संबंधित कोई भी जानकारी दुनिया के साथ साझा नहीं की। संयुक्त राष्ट्र चीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इसलिए वो यूक्रेन के मामले में भी क्या कर लेगा? संयुक्त राष्ट्र कुछ भी कर पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। और यह बहुत बड़ी विडंबना है कि जब यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध के हालात हैं, अफगानिस्तान में तालिबान की आतंकवादी सरकार द्वारा लोगों पर खुलेआम अत्याचार किए जा रहे हैं, सीरिया में गृह युद्ध की स्थिति है, म्यांमार में सैन्य शासन की वजह से सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, यमन में बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उत्तर कोरिया प्रतिबंधों के बावजूद खतरनाक मिसाइल्स का परीक्षण कर रहा है, तब संयुक्त राष्ट्र इन बातों पर कुछ नहीं कर पा रहा, चुपचाप बैठा है। आप सोचिए इनमें से किस देश में संयुक्त राष्ट्र ने कुछ भी किया? संयुक्त राष्ट्र को ऐसे में भी इस बात की चिंता है कि भारत में राणा अयूब नाम की एक पत्रकार के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां जांच क्यों कर रही हैं। और आपने देखा होगा संयुक्त राष्ट्र ने कल राणा अयूब को लेकर एक ट्वीट किया और कहा कि भारत सरकार को उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो सोचिए, दुनिया में जब इतना सब कुछ हो रहा है, तब संयुक्त राष्ट्र हमारे यहां इस राणा अयूब की चिंता में डूबा जा रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि संयुक्त राष्ट्र क्या चीज है।
यहां आपको अमेरिका और पश्चिमी देशों का भी असली चरित्र समझना चाहिए। वैसे तो ये देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, मदद की बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन इन देशों को यूक्रेन के हितों से ज्यादा उस गैस सप्लाई की चिंता है जिसके लिए वो रशिया पर निर्भर है। यूरोपीय देश अपनी जरूरत की 1/3 गैस के लिए रशिया पर निर्भर हैं। अब अगर रशिया ने ये गैस सप्लाई रोक दी तो इन देशों में बिजली का भयानक संकट खड़ा हो जाएगा और हो सकता है कि संकट इन देशों की सरकारों को भी बर्खास्त करवा दे। यूरोप के देशों में मौसम अधिकतर बहुत ठंडा होता है और यहां पिछले कुछ दिनों में बिजली के दाम 600% तक बढ़ चुके हैं। ऐसे में अगर रशिया ने गैस की सप्लाई बंद कर दी इन देशों को तो ये देश बर्बाद हो जाएंगे और इसीलिए आज संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर काफी लंबी चर्चा हुई है और ये जो देश हैं बयानबाजी तो कर सकते हैं, रेजोल्यूशन भी ला सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पूरे संघर्ष से हमें 2 बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख यह है कि अगर कोई देश कमजोर हो और अपनी सुरक्षा करने के काबिल ना हो तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का कोई महत्व नहीं रहता। आप कितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां साइन कर लीजिए, कितनी भी ट्रीटीज साइन कर लीजिए, आपको बचाने कोई नहीं आता। देखिए कैसे। वर्ष 1994 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच यूक्रेन को लेकर हंगरी के बुडापेस्ट में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि को बुडापेस्ट मेमोरेंडम भी कहा जाता है। यह संधि कहती है कि अगर यूक्रेन पर कोई देश, कोई बाहरी देश हमला करता है तो ये सभी देश उसकी रक्षा करेंगे। तो सोचिए, इस संधि में कहा गया है कि अगर बाहरी हमला होता है तो रशिया यूक्रेन की रक्षा करेगा यूक्रेन की, और अमेरिका भी यूक्रेन की रक्षा करेगा। लेकिन आज इन दोनों देशों में से एक देश खुद ही यूक्रेन पर हमला करने की स्थिति में है। वो खुद यूक्रेन के 3 टुकड़े कर देता है और जो दूसरा देश है अमेरिका, वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करता। यानी इन दोनों देशों ने, जिन्होंने ये संधि साइन की यूक्रेन को बचाने की, यूक्रेन की रक्षा करने की, उन दोनों देशों ने यूक्रेन को मरने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी सीख इससे यह मिलती है कि पश्चिमी देश लोकतंत्र के चैंपियन तो बनते हैं, लेकिन वो ना तो अफगानिस्तान को बचा पाते हैं और ना ही यूक्रेन को बचा पाते हैं। ये जो लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर, मानव अधिकारों की बातों को लेकर, ये सिर्फ सेमिनार्स के लिए है, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए है, संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर भाषण देने के लिए है। बाकी ये देश किसी को बचाने के लिए कुछ नहीं करते। आपने अफगानिस्तान में देख लिया, ये सारे देश चुपचाप देखते रह गए और अफगानिस्तान पर आतंकवादियों का कब्जा हो गया। इसलिए असल में इन संधियों का कोई मतलब नहीं है। और बड़ी बात यह है कि अगर आपको इस दुनिया में सरवाइव करना है तो देश आपका इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपनी रक्षा करने के खुद काबिल हो। रशिया के इस कदम के बाद पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि व्लादिमीर पुतिन यूनाइटेड रशिया यानी अखंड रशिया के अपने मिशन पर लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में पुतिन ने कहा था कि 31 साल पहले हुआ सोवियत संघ का विघटन 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी था, जिसमें रशियन मूल के लोगों को मजबूरन दूसरे देशों में बसना पड़ा और उस समय सोवियत रूस उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब पुतिन अखंड रशिया स्थापित करना चाहते हैं और इस दिशा में रशिया की सीमाओं का काफी विस्तार वो कर चुके हैं। आज हमारे देश में जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं, उन्हें आज अखंड रशिया के इस कॉन्सेप्ट पर नजर डालनी चाहिए। अब आप इस नक्शे पर देखिए कि कैसे वर्ष 2000 के बाद रशिया दूसरे देशों के क्षेत्रों को या तो अपने देश में मिला चुका है या उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देकर उनकी शासन व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कर चुका है। इस तरह से रशिया अपना विस्तार कर रहा है। 2008 में उसने जॉर्जिया पर हमला किया था और वहां के 2 प्रांत अबकाजिया और साउथ ओसेटिया को उसने स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। अब इन दोनों देशों को रशिया ही कंट्रोल करता है। इसी तरह 2014 में क्राइमिया का रशिया में विलय हो गया था, जिससे रशिया की सीमा का विस्तार ब्लैक सी तक हो गया, क्योंकि उसने तब क्राइमिया को भी अपनी सीमाओं में मिला लिया। और अब 2022 में पुतिन ने दोनेत्स्क और लुहांस्क को भी स्वतंत्र देशों के रूप में मान्यता देकर यहां भी अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। तो आप देखिए रशिया का विस्तार पुतिन कैसे कर रहे हैं। और बेलारूस के राष्ट्रपति तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सही समय आने पर वो बेलारूस का रशिया में विलय कर देंगे, यानी अब बेलारूस भी आगे चलकर रशिया में शामिल हो जाएगा। यानी रशिया चारों दिशाओं में अपना
अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है और पुतिन अखंड रशिया के टेम्पलेट पर इस समय काम कर रहे हैं। आज भारत भी रशिया से यह सीख सकता है कि कैसे अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा की जाती है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो कदम उठाए जिनकी दुनिया के ज्यादातर देश आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। इसके बावजूद रशिया अपनी नीतियों और अपने हितों को लेकर तटस्थ बना हुआ है और उसने साफ कर दिया है कि वो अपनी सीमा सुरक्षा के लिए किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा, चाहे देश कुछ भी कहे। आज आपको सोवियत संघ के रशिया में और आज के रशिया में भी अंतर समझना चाहिए। पुराना रशिया और आज का रशिया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन से पहले यूक्रेन में जनमत संग्रह हुआ था। तब उस समय भी यूक्रेन उस रशिया के बाद सबसे बड़ा देश था, इस संघ का, सोवियत संघ का। और इस जनमत संग्रह में यूक्रेन के लोगों से पूछा गया था कि वो सोवियत संघ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या अलग देश बनना चाहते हैं। तब 92% लोगों ने यूक्रेन को अलग देश बनाने के लिए अपना मत दिया था और यह जनमत संग्रह उस समय के सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव ने करवाया था। और जब मिखाइल गोर्बाचोव को पता चला कि यूक्रेन के लोग अलग देश चाहते हैं, उन्होंने तुरंत यूक्रेन को अलग देश बनाने की अनुमति दे दी। इसमें बिल्कुल रोड़ा नहीं अटकाया और इसी तरह से फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ। आज के रशिया में पुतिन यूक्रेन को चुनौती दे रहे हैं। वही रशिया आज यूक्रेन को चुनौती दे रहा है और बिना डरे अपनी नीतियों पर पुतिन अमल भी कर रहे हैं। अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको सोवियत संघ के विघटन से लेकर रशिया के दोबारा से संगठित होने तक की कहानी के बारे में बताएंगे। और आज आप देखिए कि अखंड रशिया और अखंड भारत के कॉन्सेप्ट में क्या क्या समानताएं हैं। और अगर आपको भी अखंड भारत के कॉन्सेप्ट में विश्वास है तो आज आपको यह पता चलेगा कि अखंड भारत बनाने के लिए भारत को क्या करना होगा। अधिकतर प्लाईवुड से फॉर्मेलिन गैस का एमिशन होता है जो सेहत के लिए हानिकारक है। फर्नीचर बनाए सिर्फ ग्रीन प्लाई से, जो लाया है इंडिया का पहला जीरो एमिशन प्लाई। जीरो चुनो, खुल के सांस लो। एयू बैंक के सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है हर महीने, मतलब साल में 12 बार। एयू बैंक, बदलाव हमसे है। राधा, तुम्हारे लिए कपिला पशु आहार, इसमें है 75% पोषण। जब पशु को प्यार मिलेगा, घर में दूध बहेगा। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा, दूध बहेगा। अधिकतर प्लाईवुड से फॉर्मेलिन गैस का एमिशन होता है जो सेहत के लिए हानिकारक है। फर्नीचर बनाए सिर्फ ग्रीन प्लाई से, जो लाया है इंडिया का पहला जीरो एमिशन प्लाई। जीरो चुनो, खुल के सांस लो। एयू बैंक के सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है हर महीने, मतलब साल में 12 बार। एयू बैंक, बदलाव हमसे है। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इसमें। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा, रूस के कार्यों के परिणाम गंभीर होंगे पूरे यूक्रेन में, पूरे यूरोप में और दुनिया भर में। यूक्रेन में रूसी सेना के भेजे जाने पर भड़का अमेरिका, कहा रूस का यूक्रेन में सेना को तैनात करना बकवास। मॉस्को द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से मान्यता देना युद्ध के बहाने का हिस्सा है। पुतिन के ऐलान के बाद डोनेट्स्क की ओर जाते दिखे टैंक, और खतरनाक हो सकते हैं हालात। अमेरिकी विदेश मंत्री भी भड़के। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं, हम अपने यूक्रेनी सहयोगियों के साथ खड़े हैं। रूस के फैसले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जताया विरोध, कहा रूस ने अपने पुराने वादे तोड़कर रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है। नेटो प्रमुख जेन्स स्टोलनबर्ग का बयान, रूस ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया, समाधान के प्रयासों को खत्म कर दिया रूस ने। तुर्की ने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने को कहा, विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को छोड़ने को कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की, यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। चीन के दूतावास ने यूक्रेन में अपने नागरिकों को उनकी सुरक्षा बढ़ाने और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहने को कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच के तनाव को लेकर साउथ कोरिया ने कहा है कि वो यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करते हैं।
इस तरह से रूस का कदम उठाना गलत है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस बनाएगा मिलिट्री बेस। पुतिन ने वहां के नेताओं के साथ सैन्य ठिकाने बनाने के लिए समझौता भी किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को बताया अमेरिका की कठपुतली, कहा यूक्रेन। तो आज हम आपको अखंड रशिया के बारे में बता रहे हैं और इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भारत को भी इतिहास से सीखना चाहिए। सोवियत संघ के विघटन से पहले भी रशिया और यूक्रेन बहुत मजबूत हुआ करते थे। तब सोवियत संघ में क्षेत्रफल के लिहाज से रशिया के बाद यूक्रेन सबसे बड़ा देश हुआ करता था और अर्थव्यवस्था के मामले में भी यूक्रेन के पास बहुत बड़ी ताकत थी। लेकिन 20वीं सदी के इतिहास, अर्थव्यवस्था, विचारधारा और तकनीक को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला सोवियत संघ आज से 30 वर्ष पहले 26 दिसंबर 1991 को एक ही रात में कैसे टूट गया, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। इस कहानी को आप इस तस्वीर से समझिए जो 26 दिसंबर 1991 की है, जब सोवियत संघ के आखिरी नेता मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी थे, उनके इस्तीफे के बाद उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी सोवियत संघ हमेशा के लिए टूट गया। सोवियत संघ के विघटन के 5 बड़े कारण थे। पहला कारण यह था कि सोवियत संघ कभी भी एक राष्ट्र नहीं था, एक देश नहीं था, बल्कि ये अलग अलग देशों, भाषाओं और संस्कृतियों को मिला जुला कर बनाया गया एक राजनीतिक संघ था, जिसकी स्थापना 1917 में रशिया की साम्यवादी क्रांति के बाद हुई थी। लेकिन सैद्धांतिक और मूल विचारों से सोवियत संघ कभी भी संगठित नहीं था। इसमें कम से कम 100 अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग शामिल थे और इसे आप इस नक्शे से भी समझ सकते हैं। सोवियत संघ में कुल 15 देश शामिल थे। इनमें मध्य एशिया के मुस्लिम देश भी थे, जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। इसके अलावा पूर्वी यूरोप के भी कुछ देश यहां पर थे, जहां की 90% आबादी ईसाई धर्म के लोगों की थी और ये देश थे लातविया, एस्टोनिया, यूक्रेन, बेलारूस और जॉर्जिया। और रशिया सोवियत संघ में क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देश था और वहां कम्युनिस्ट शासन की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत थी, जिसकी वजह से सोवियत संघ को एक तरह से रशिया द्वारा ही संचालित किया जाता था। इन्हीं विविधताओं की वजह से सोवियत संघ में कभी एक यूनिफॉर्मिटी स्थापित नहीं हो पाई और वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और 15 नए देश अस्तित्व में आए, तब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था। दुनिया के ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमति जताते हैं कि अगर सोवियत संघ राजनीतिक संघ बनने की बजाय एक राष्ट्र के रूप में काम करता तो शायद इसका विघटन होता ही नहीं। तो इससे बड़ी बात जो सीखने वाली है वो ये कि अगर ये सब मिलाकर एक ही देश बन गए होते तो आज ये दुनिया का सबसे मजबूत देश होता और शायद रशिया आज अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कहीं ज्यादा प्रभावी होता। लेकिन उसी जमाने में सोवियत संघ में टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो एक्टिव हो गया और इसी वजह से सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो कैसे एक बहुत मजबूत जो संघ है वो टुकड़े टुकड़े होता है, कमजोर होता है, यह आपने देखा। इस विघटन का दूसरा कारण था अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कम्युनिस्ट सिद्धांतों से प्रेरित थी, जिसमें उत्पादन को समाज की संपत्ति माना जाता है, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसान जिस जमीन पर खेती करता है उसका नियंत्रण भी सरकार के पास ही होता है। इन नीतियों की वजह से सोवियत संघ अमेरिका से पिछड़ता चला गया और वर्ष 1980 के दशक में सोवियत संघ की जीडीपी अमेरिका से आधी रह गई, जिसके बाद रशिया कमजोर होता चला गया और सहयोगी देशों में असंतोष काफी बढ़ने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच लगभग 45 वर्ष लंबा शीत युद्ध लड़ा गया, जिसे आप कोल्ड वॉर कहते हैं, जिसने सोवियत संघ का काफी कुछ दांव पर लगा दिया था। और यह बात वर्ष 1945 से 1990 के बीच है। उस समय संघ के देशों के सामने अर्थव्यवस्था को बचाने के साथ कोल्ड वॉर को जारी रखने की भी चुनौती थी और यही दबाव सोवियत संघ को अंदर से विभाजित कर रहा था। अमेरिका ने इसी का फायदा उठाया और धीरे धीरे सोवियत संघ के सहयोगी देशों में फूट डालकर उनका रशिया से मोहभंग करवा दिया। इसमें अमेरिका का बहुत हाथ था, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जब किसी देश की इकोनॉमी कमजोर होती है तब उस देश की जो सीमाएं हैं वो भी कमजोर होती हैं और वो देश टूटने लगता है। आज जिस तरह अमेरिका आतंकवाद और दूसरे मुद्दों की आड़ में दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देता है, एक समय ऐसा ही रवैया सोवियत संघ का था, जिसने 1980 से 88 के बीच अफगानिस्तान में अपनी सेना को उतार दिया था।
वहां की कट्टरपंथी मुजाहिदीन ताकतों से संघर्ष किया, लेकिन अमेरिका की तरह सोवियत संघ को भी शर्मिंदा होकर 1989 में अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा था। और ये उस समय की तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं जब सोवियत संघ की सेना लौट रही थी अफगानिस्तान से। माना जाता है अफगानिस्तान में सोवियत संघ के साथ जो हुआ उसने उसकी ताकत को दुनिया के नक्शे पर काफी कमजोर कर दिया था और सोवियत संघ दुनिया के लिए उस समय एक मजाक का विषय बन गया था, क्योंकि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा संघ अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाया। और कट्टरपंथी ताकतें कैसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को भी बर्बाद कर सकती हैं, सोवियत संघ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1991 में सोवियत रूस में तख्ता पलट की कोशिश हुई और उस समय के सोवियत नेता रहे मिखाइल गोर्बाचोव को नजरबंद कर दिया गया और सोवियत रूस में बोरिस येल्त्सिन ने चुनाव जीत लिया। इससे संघ के दूसरे देशों में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हुई और बाकी देश अपने भविष्य को लेकर चिंता में आ गए। इस तख्ता पलट का कारण था कट्टरपंथी कम्युनिस्ट ताकतों की मनमानी। अगर तब इन कोशिशों को रोक दिया गया होता तो शायद ये विघटन होता ही नहीं। अखंड रशिया की तरह आज से 1500 साल पहले अखंड भारत भी ऐसे ही अस्तित्व में था। एक जमाने में अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे और उस समय भारत की सीमाएं अफगानिस्तान के पार जाकर ईरान से लगती थी। वर्ष 980 में, यानी आज से करीब 1000 वर्ष से भी ज्यादा, अफगानिस्तान पर राजा जयपाल का शासन था और वो एक हिंदू थे, लेकिन मुस्लिम शासकों ने उन पर हमला करके उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया और इसके बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान भारतवर्ष के नक्शे से बाहर चला गया। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि आज की मौजूदा पीढ़ी इस बात पर भरोसा कर सकती है कि अखंड भारत की सीमाएं एक जमाने में आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले तक ईरान से लगती थी। आज इस मामले में भारत को भी अपना रुख स्पष्ट करना होगा। भारत अब तक इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष बना हुआ है। यूक्रेन के मामले में वो ना तो खुलकर रशिया का समर्थन कर रहा है, ना ही यूक्रेन का। अब इमरान खान कल मॉस्को जा रहे हैं और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी अगले महीने पाकिस्तान के दौरे पर आ सकते हैं। इसलिए भारत को भी नए समीकरणों पर विचार करना चाहिए और इस मामले पर एक स्टैंड अगर आज नहीं तो कल भारत को भी जरूर लेना पड़ेगा, अगर भारत अपने आप को दुनिया की महाशक्ति बनाने के बारे में सोच रहा है तो, क्योंकि महाशक्तियां जो हैं वो हमेशा के लिए तटस्थ नहीं रह सकती। और इस मामले पर आज किस देश ने क्या कहा है यह भी आपको सुनवाते हैं। We will immediately institute a package of economic sanctions, which I think, as people would expect, targeted not just at entities in Donbass, in Lugansk and Donetsk, but in Russia itself, targeting Russian economic interests as hard as we can, and I'll be setting out a bit later on in the House of Commons what we are going to do. 우크라이나의 주권과 영토 보존은 존중되어야 합니다. 대화를 통한 평화적 해결 방안을 적극 모색해야 합니다. Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i 2 territori separatisti del Donbass. Si tratta di un'inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. और इस मामले में इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि रशिया की पार्लियामेंट ने व्लादिमीर पुतिन को वो सारी शक्तियां दे दी हैं कि वो किसी भी बाहरी देश में रशिया की सेना का उपयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। उन्हें इस बात की इजाजत, इस बात की छूट दे दी है कि रशिया की सीमा के बाहर किसी दूसरे देश में वो रशिया की सेना का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात इस समय आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि रशिया की पार्लियामेंट ने यह फैसला कर लिया है। इससे ये पता चल रहा है कि हो सकता है आने वाले 24 घंटों में या आने वाले कुछ दिनों में रशिया भी युद्ध के बारे में सोच रहा हो। इसीलिए रशियन पार्लियामेंट ने अभी ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दे दी हैं। और एक और बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आज रात को एक बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वो ऐलान क्या होगा ये तो तभी पता चलेगा, लेकिन हो सकता है वो भी आज किसी बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई के बारे में ऐलान कर दें।
इसलिए यूक्रेन आने वाले दिनों में भी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बना रहेगा। लेकिन यूक्रेन से सीखने वाली बातें बहुत सारी हैं और वही हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि यूक्रेन की खबर को हम भारत के दृष्टि से कैसे समझ सकते हैं और भारत आज की इस स्थिति से क्या सीख सकता है। अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि भारत की पहली कॉटन मिल कब शुरू हुई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया के अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग मटेरियल से जोड़े। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा, रूस के कार्यों के परिणाम गंभीर होंगे पूरे यूक्रेन में, पूरे यूरोप में और दुनिया भर में। यूक्रेन में रूसी सेना के भेजे जाने पर भड़का अमेरिका, कहा रूस का यूक्रेन में सेना को तैनात करना बकवास। मॉस्को द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से मान्यता देना युद्ध के बहाने का हिस्सा है। पुतिन के ऐलान के बाद डोनेट्स्क की ओर जाते दिखे टैंक, और खतरनाक हो सकते हैं हालात। अमेरिकी विदेश मंत्री भी भड़के। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं, हम अपने यूक्रेनी सहयोगियों के साथ खड़े। रूस के फैसले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जताया विरोध, कहा रूस ने अपने पुराने वादे तोड़कर रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है। नेटो प्रमुख जेन्स स्टोलनबर्ग का बयान, रूस ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया, समाधान के प्रयासों को खत्म कर दिया रूस ने। तुर्की ने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने को कहा। विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को छोड़ने को कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की, यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। चीन के दूतावास ने यूक्रेन में अपने नागरिकों को उनकी सुरक्षा बढ़ाने और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहने को कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच के तनाव को लेकर साउथ कोरिया ने कहा है कि वो यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करते हैं। इस तरह से रूस का कदम उठाना गलत है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस बनाएगा मिलिट्री बेस। पुतिन ने वहां के नेताओं के साथ सैन्य ठिकाने बनाने के लिए समझौता भी किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को बताया अमेरिका की कठपुतली, कहा यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है जहां कठपुतली सरकार चल रही है। यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों के लिए जारी किया गया संदेश, कहा गया है कि यूक्रेन में मौजूद छात्र जल्द से जल्द भारत वापस आ जाएं। इस बात का इंतजार न करें कि यूनिवर्सिटी पहले ऑनलाइन क्लास की हामी भरे तभी वो घर लौटे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि रूस को बिना किसी शर्त के यूक्रेन के प्रांत से वापस लौट आना चाहिए और पड़ोसी को धमकाना ठीक नहीं है। डोनेट्स्क और लुहांस्क को आजाद घोषित करने से नाराज संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का बयान, कहा डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को आजाद के रूप में मान्यता देने का निर्णय यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक से पहले यूएन महासचिव ने यूक्रेन को दिलाया भरोसा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन डिप्लोमैट का बयान, हम अपनी जमीन पर हैं, हम किसी से डरते नहीं और किसी को कुछ नहीं देंगे। रूस यूक्रेन संकट के बाद कच्चे तेल का भाव और बढ़ा, $96 के पार प्रति बैरल। यूएनएससी में यूक्रेन ने रूसी कदम को वायरस बताया, कहा यह वायरस क्रेमलिन ने फैलाया है। यूक्रेन संकट पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने की बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा। जापान ने रूस के फैसले की निंदा की। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने कहा टोक्यो मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों पर अन्य देशों के साथ समन्वय करने की योजना बना रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन के 2 हिस्सों डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दी। यूक्रेन के टुकड़े करने के दस्तावेज पर पुतिन ने हस्ताक्षर किए। यूक्रेन के विभाजन के ऐलान के बाद पुतिन ने की संघर्ष विराम की अपील। पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी, कहा टकराव होता है तो इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के ऐलान के खिलाफ जारी किया आदेश, कहा रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की छूट नहीं देंगे। पुतिन के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने कहा जिन क्षेत्रों को रूस ने दी अलग देश की मान्यता, वहां अमेरिका नहीं करेगा व्यापार और निवेश। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा रूस के खिलाफ लगाएंगे प्रतिबंध।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश को किया संबोधित, रूस पर शांति वार्ता को बर्बाद करने का आरोप लगाया। रूस के ऐलान पर यूक्रेन का जवाब, अपने क्षेत्र से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। भारतीय शेयर मार्केट पर यूक्रेन संकट का असर दिखा, मार्केट खुलते ही 1000 पॉइंट लुढ़का। पुतिन के आदेश के बाद डोनेट्स्क में जश्न, अलगाववादियों ने आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार किया। छत्तीसगढ़ के छतरपुर में एक परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार, बेटे को जल्द वतन लाने की अपील। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now. यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राज्य ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। भारतीयों को लेने के लिए यूक्रेन रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान, यूक्रेन से स्पेशल फ्लाइट आज रात दिल्ली में लैंड करेगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने रूस के ऐलान पर जताई चिंता, कहा यूक्रेन की अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करता है संयुक्त राष्ट्र। रूस के इस ऐलान से सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि यूरोपीय संघ और नेटो भी बेहद नाराज है। यूरोपीय संघ ने मॉस्को को चेतावनी दी है कि अगर वो यूक्रेन के विभाजन को हरी झंडी देता है तो उस पर कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का बयान, हम नहीं चाहते कि सैन्य टकराव हो, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। भारत ने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया, सकारात्मक कूटनीतिक समाधान निकालना चाहिए, भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। यूक्रेन संकट सुलझाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने को तैयार, मुलाकात से पहले बाइडेन की शर्त, यूक्रेन पर हमला न करे रूस। रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल हुए पुतिन, कहा रूस पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी गणराज्यों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के अनुरोध पर कर रहा है विचार। यूक्रेन में बिगड़ने लगे हैं अंदरूनी हालात, पूर्वी यूक्रेन में गोलीबारी जारी है, यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच टकराव, सैकड़ों गोले दागे, लोगों के घर तबाह कर दिए गए। पोलैंड में यूक्रेन बॉर्डर के पास पहुंची अमेरिकी सेना, अमेरिका की 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन ने दक्षिण पूर्व पोलैंड में लगाए कैंप, एयरफील्ड में की पेट्रोलिंग। रूस यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका की वायुसेना का पूर्वी यूरोप में सैन्य अभ्यास, रोमानिया में अमेरिका की वायुसेना ने की ड्रिल, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका के वॉशिंगटन में मार्च, लोगों ने की यूक्रेन में शांति बहाली की अपील, व्हाइट हाउस तक की परेड। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी रूस की रणनीति, यूक्रेन से सटी सीमा पर सैन्य टुकड़ियों की तैनाती, 13 फरवरी की तस्वीरों में सेना की वापसी, जबकि 20 फरवरी की तस्वीरों में दिखे तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियां। रूस एक तरफ जंग से इंकार कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ लगातार सेना को यूक्रेन बॉर्डर के आसपास के इलाकों में तैनात भी कर रहा है। यूक्रेन ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं उनमें ट्रेनिंग ग्राउंड पर दिखे सैन्य उपकरण। रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, इसकी आशंका नई सैटेलाइट तस्वीरों से और बढ़ गई है। यूक्रेन बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर दूर की सैटेलाइट तस्वीरें। पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों के समर्थन में लोगों ने घरों पर लगाए झंडे, रूस समर्थित विद्रोहियों का दावा, यूक्रेन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन में की भारी गोलाबारी, रूस बॉर्डर पर मौजूद एक गांव पर बरसाए गोले, 2 नागरिकों की मौत। जंग के हालात के बीच आम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान, पूर्वी यूक्रेन में हो रहे बारूदी टकराव में रिहायशी इलाकों में बर्बादी का मंजर, बिजली और गैस की सप्लाई भी कटी। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों से पलायन, बढ़ते खतरे के बीच अफरा तफरी, दक्षिणी रूस के शहरों में पहुंचे लोग बस और ट्रेनों से पलायन जारी। रूस समर्थित विद्रोहियों ने पूर्वी यूक्रेन में किया मोर्चेबंदी का ऐलान, नागरिकों को भेजा जा रहा है दक्षिणी रूस। पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों से आने वालों के लिए रूस ने जारी किए करीब 7 लाख पासपोर्ट। आने वाले दिनों में बढ़ सकता है तनाव, बॉर्डर पर पूर्वी यूक्रेन छोड़ने वालों की भीड़, रूस पर विद्रोहियों को निर्देश देने का आरोप। हिंसा के माहौल के बीच यूक्रेन में अलगाववादी नेताओं ने महिलाओं और बच्चों को रूस जाने के दिए आदेश। रूस यूक्रेन संकट को लेकर जर्मनी के चांसलर शोल्ज और व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बात। जर्मन चांसलर ने कहा, हम दोनों देशों के बीच युद्ध के खतरे को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं।
यूक्रेन रूस के साथ जंग की कगार पर, लोगों में डर, युद्ध के मैदान में करना पड़ सकता है हथियारों का इस्तेमाल। यूरोप में अमेरिका के पूर्व कमांडर के मुताबिक रूस यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि यूक्रेन को खत्म करने के दूसरे रास्ते अपना सकता है। रूस आर्थिक रूप से यूक्रेन को पहुंचा सकता है नुकसान, समुद्री व्यापार कर सकता है ब्लॉक। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने कहा, युद्ध संकट से बाहर आने के लिए बातचीत बहुत जरूरी, अमेरिका और रूस के बीच कूटनीतिक बातचीत का समर्थन। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में विद्रोहियों और सेना के बीच जारी गोलाबारी के बीच रूस ने अपने 200 टैंकों को सीमा के करीब भेजा। टैंकों की भारी भरकम तैनाती के बाद जंग का खतरा बढ़ा। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय का बयान, रूस के साथ जारी रहेगा संयुक्त लाभकारी है। ये शिवरम व तेलम 1957 से दर्द पे असदा। ये आलसी अशोक है ना? हाँ, अब ये चेन्नई एक्सप्रेस बन गया है। 3 साल में आका माहौल ही बदल गया पापा। चलो सबसे मिलते हैं। जब से एयर कूलिंग लगवाया है, मुनाफे में बहुत फर्क आया है। तरक्की सिर्फ सोचने से नहीं, कुछ अलग करने से होगी। सिम्फनी लार्ज स्पेस वेंटी कूलिंग, बियॉन्ड कूलिंग। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, लोकेशन फाइनल कर रहा हूँ। फिल्म के लिए नहीं, इसकी ट्रीटमेंट के लिए। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस का ग्लोबल कवरेज है ना। डायग्नोसिस हो इंडिया में, ट्रीटमेंट हो कहीं भी दुनिया में। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक काम। In the Amity MBA, students have the option to get global exposure at Amity's campuses around the world for 5 weeks at no additional tuition fee. To apply for the top-ranked Amity MBA and get global. संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा, रूस के कार्यों के परिणाम गंभीर होंगे पूरे यूक्रेन में, पूरे यूरोप में और दुनिया भर में। यूक्रेन में रूसी सेना के भेजे जाने पर भड़का अमेरिका, कहा रूस का यूक्रेन में सेना को तैनात करना बकवास। मॉस्को द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से मान्यता देना युद्ध के बहाने का हिस्सा है। पुतिन के ऐलान के बाद डोनेट्स्क की ओर जाते दिखे टैंक, और खतरनाक हो सकते हैं हालात। अमेरिकी विदेश मंत्री भी भड़के। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं, हम अपने यूक्रेनी सहयोगियों के साथ खड़े। रूस के फैसले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जताया विरोध, कहा रूस ने अपने पुराने वादे तोड़कर रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है। नेटो प्रमुख जेन्स स्टोलनबर्ग का बयान, रूस ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया, समाधान के प्रयासों को खत्म कर दिया रूस ने। तुर्की ने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने को कहा, विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को छोड़ने को कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की, यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। चीन के दूतावास ने यूक्रेन में अपने नागरिकों को उनकी सुरक्षा बढ़ाने और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहने को कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच के तनाव को लेकर साउथ कोरिया ने कहा है कि वो यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करते हैं। इस तरह से रूस का कदम उठाना गलत है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस बनाएगा मिलिट्री बेस, पुतिन ने वहां के नेताओं के साथ सैन्य ठिकाने बनाने के लिए समझौता भी किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को बताया अमेरिका की कठपुतली, कहा यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है जहां कठपुतली सरकार चल रही है। यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों के लिए जारी किया गया संदेश, कहा गया है कि यूक्रेन में मौजूद छात्र जल्द से जल्द भारत वापस आ जाएं। इस बात का इंतजार न करें कि यूनिवर्सिटी पहले ऑनलाइन क्लास की हामी भरे तभी वो घर लौटे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि रूस को बिना किसी शर्त के यूक्रेन के प्रांत से वापस लौटाना चाहिए और पड़ोसी को धमकाना ठीक नहीं है। डोनेट्स्क और लुहांस्क को आजाद घोषित करने से नाराज संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का बयान, कहा डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को आजाद के रूप में मान्यता देने का निर्णय यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक से पहले यूएन महासचिव ने यूक्रेन को दिलाया भरोसा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन डिप्लोमैट का बयान, हम अपनी जमीन पर हैं, हम किसी से डरते नहीं और किसी को कुछ नहीं देंगे। रूस यूक्रेन संकट के बाद कच्चे तेल का भाव और बढ़ा, $96 के पार प्रति बैरल।
यूएनएससी में यूक्रेन ने रूसी कदम को वायरस बताया, कहा यह वायरस क्रेमलिन ने फैलाया है। यूक्रेन संकट पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने की बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा। जापान ने रूस के फैसले की निंदा की। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने कहा, टोक्यो मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों पर अन्य देशों के साथ समन्वय करने की योजना बना रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन के 2 हिस्सों डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दी। यूक्रेन के टुकड़े करने के दस्तावेज पर पुतिन ने हस्ताक्षर किए। यूक्रेन के विभाजन के ऐलान के बाद पुतिन ने की संघर्ष विराम की अपील। पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी, कहा टकराव होता है तो इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के ऐलान के खिलाफ जारी किया आदेश, कहा रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की छूट नहीं देंगे। पुतिन के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने कहा, जिन क्षेत्रों को रूस ने दी अलग देश की मान्यता, वहां अमेरिका नहीं करेगा व्यापार और निवेश। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा, रूस के खिलाफ लगाएंगे प्रतिबंध। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश को किया संबोधित, रूस पर शांति वार्ता को बर्बाद करने का आरोप लगाया। रूस के ऐलान पर यूक्रेन का जवाब, अपने क्षेत्र से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। भारतीय शेयर मार्केट पर यूक्रेन संकट का असर दिखा, मार्केट खुलते ही 1000 पॉइंट लुढ़का। पुतिन के आदेश के बाद डोनेट्स्क में जश्न, अलगाववादियों ने आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार किया। छत्तीसगढ़ के छतरपुर में एक परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार, बेटे को जल्द वतन लाने की अपील। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now. यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राज्य ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। भारतीयों को लेने के लिए यूक्रेन रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान। यूक्रेन से स्पेशल फ्लाइट आज रात दिल्ली में लैंड करेगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने रूस के ऐलान पर जताई चिंता, कहा यूक्रेन की अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करता है संयुक्त राष्ट्र। रूस के इस ऐलान से सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि यूरोपीय संघ और नेटो भी बेहद नाराज है। यूरोपीय संघ ने मॉस्को को चेतावनी दी है कि अगर वो यूक्रेन के विभाजन को हरी झंडी देता है तो उस पर कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का बयान, हम नहीं चाहते कि सैन्य टकराव हो, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। भारत ने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया, सकारात्मक कूटनीतिक समाधान निकालना चाहिए, भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। यूक्रेन संकट सुलझाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने को तैयार। मुलाकात से पहले बाइडेन की शर्त, यूक्रेन पर हमला न करे रूस। रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल हुए पुतिन, कहा रूस पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी गणराज्यों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के अनुरोध पर कर रहा है विचार। यूक्रेन में बिगड़ने लगे हैं अंदरूनी हालात, पूर्वी यूक्रेन में गोलीबारी जारी है। यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच टकराव, सैकड़ों गोले दागे, लोगों के घर तबाह कर दिए गए। पोलैंड में यूक्रेन बॉर्डर के पास पहुंची अमेरिकी सेना। अमेरिका की 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन ने दक्षिण पूर्व पोलैंड में लगाए कैंप, एयरफील्ड में की पेट्रोलिंग। रूस यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका की वायुसेना का पूर्वी यूरोप में सैन्य अभ्यास। रोमानिया में अमेरिका की वायुसेना ने की ड्रिल, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका के वॉशिंगटन में मार्च, लोगों ने की यूक्रेन में शांति बहाली की अपील, व्हाइट हाउस तक की परेड। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी रूस की रणनीति, यूक्रेन से सटी सीमा पर सैन्य टुकड़ियों की तैनाती। 13 फरवरी की तस्वीरों में सेना की वापसी, जबकि 20 फरवरी की तस्वीरों में दिखे तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियां। रूस एक तरफ जंग से इंकार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार सेना को यूक्रेन बॉर्डर के आसपास के इलाकों में तैनात भी कर रहा है। यूक्रेन ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, उनमें ट्रेनिंग ग्राउंड पर दिखे सैन्य उपकरण। रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, इसकी आशंका नई सैटेलाइट तस्वीरों से और बढ़ गई है। यूक्रेन बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर दूर की सैटेलाइट तस्वीरें।
पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों के समर्थन में लोगों ने घरों पर लगाए झंडे। रूस समर्थित विद्रोहियों का दावा, यूक्रेन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन में की भारी गोलाबारी। रूस बॉर्डर पर मौजूद एक गांव पर बरसाए गोले, 2 नागरिकों की मौत। जंग के हालात के बीच आम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान। पूर्वी यूक्रेन में हो रहे बारूदी टकराव में रिहायशी इलाकों में बर्बादी का मंजर, बिजली और गैस की सप्लाई भी कटी। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों से पलायन, बढ़ते खतरे के बीच अफरा तफरी। दक्षिणी रूस के शहरों में पहुंचे लोग बस और ट्रेनों से पलायन जारी। रूस समर्थित विद्रोहियों ने पूर्वी यूक्रेन में किया मोर्चाबंदी का ऐलान। नागरिकों को भेजा जा रहा है दक्षिणी रूस। पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों से आने वालों के लिए रूस ने जारी किए करीब 7 लाख पासपोर्ट। आने वाले दिनों में बढ़ सकता है तनाव। बॉर्डर पर पूर्वी यूक्रेन छोड़ने वालों की भीड़। रूस पर विद्रोहियों को निर्देश देने का आरोप। हिंसा के माहौल के बीच यूक्रेन में अलगाववादी नेताओं ने महिलाओं और बच्चों को रूस जाने के दिए आदेश। रूस यूक्रेन संकट को लेकर जर्मनी के चांसलर शोल्ज और व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बात। जर्मन चांसलर ने कहा, हम दोनों देशों के बीच युद्ध के खतरे को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। यूक्रेन रूस के साथ जंग की कगार पर, लोगों में डर। युद्ध के मैदान में करना पड़ सकता है हथियारों का इस्तेमाल। यूरोप में अमेरिका के पूर्व कमांडर के मुताबिक रूस यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि यूक्रेन को खत्म करने के दूसरे रास्ते अपना सकता है। रूस आर्थिक रूप से यूक्रेन को पहुंचा सकता है नुकसान, समुद्री व्यापार कर सकता है ब्लॉक। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने कहा, युद्ध संकट से बाहर आने के लिए बातचीत बहुत जरूरी। अमेरिका और रूस के बीच कूटनीतिक बातचीत का समर्थन। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में विद्रोहियों और सेना के बीच जारी गोलाबारी के बीच रूस ने अपने 200 टैंकों को सीमा के करीब भेजा। टैंकों की भारी भरकम तैनाती के बाद जंग का खतरा बढ़ा। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय का बयान, रूस के साथ जारी रहेगा संयुक्त। हाजिर है, खेलो बड़े गेम्स और बनो अपनी लाइफ के हीरो। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। गुड मूव ब्रो। गुड काफी नहीं है, परफॉर्मेंस हो तो ग्रेट। ओहो मेरे शेर, लुकिंग नाइस हाँ? Not just nice, it's got to be different, stylish and spectacular. Leave everything ordinary, go for great. संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा, रूस के कार्यों के परिणाम गंभीर होंगे पूरे यूक्रेन में, पूरे यूरोप में और दुनिया भर में। यूक्रेन में रूसी सेना के भेजे जाने पर भड़का अमेरिका, कहा रूस का यूक्रेन में सेना को तैनात करना बकवास। मॉस्को द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से मान्यता देना युद्ध के बहाने का हिस्सा है। पुतिन के ऐलान के बाद डोनेट्स्क की ओर जाते दिखे टैंक, और खतरनाक हो सकते हैं हालात। एंटनी ब्लिंकन। आज के इतिहास में क्या लिखा है? वर्ष 1854 में आज ही के दिन भारत की पहली कॉटन मिल की शुरुआत हुई थी। इस मिल का नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल। यह भारत की पहली स्टीम पावर्ड यानी भाप की ऊर्जा से चलने वाली टेक्सटाइल मिल थी, जिसका शुरुआती निवेश करीब 5 लाख रुपए था। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का निधन आज ही के दिन वर्ष 1958 में हुआ था। 35 वर्ष की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले अबुल कलाम आजाद को मौलाना आजाद के नाम से भी जाना जाता है। मौलाना आजाद ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी और इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। वर्ष 1992 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1944 में आज ही के दिन कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ था। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी थी और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। 1913 में दक्षिण अफ्रीका में अप्रवासी भारतीयों के साथ बुरे व्यवहार के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी बड़े बड़े प्रयास किए। और वर्ष 1982 में आज ही के दिन उर्दू के मशहूर शायर जोश मलिहाबादी का निधन हुआ था। उन्होंने वर्ष 1925 में हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू किया, लेकिन वहां के निजाम के खिलाफ नज्म लिखने की वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। कलीम नामक पत्रिका में उन्होंने आजादी के कई मशहूर तराने लिखे और उनकी प्रमुख रचना हुसैन और इनकलाब के लिए उन्हें शायर-ए-इनकलाब भी कहा जाता था।
तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और चाणक्य ने एक बार कहा था, कामयाबी तक जाने वाले सारे रास्ते सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। नमस्कार। सोचा क्यों ना पकोड़े बनाए जाए। पकोड़े की तारीफ सुनते ही कहेगी मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं, पर बने हैं राजधानी बेसन से। राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है। देखो कैसी सुर का बहुत ही कच्चा है, मिट्टी है हवा पर लड़का अच्छा है। जो आपको पसंद हो और फैमिली को भी। जीवनसाथी.com। जिंदगी स्वाद है, स्वादी जिंदगी। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है। अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो एक्चुअली जय। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा, रूस के कार्यों के परिणाम गंभीर होंगे पूरे यूक्रेन में, पूरे यूरोप में और दुनिया भर में। यूक्रेन में रूसी सेना के भेजे जाने पर भड़का अमेरिका। कहा, रूस का यूक्रेन में सेना को तैनात करना बकवास। मॉस्को द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से मान्यता देना युद्ध के बहाने का हिस्सा है। पुतिन के ऐलान के बाद डोनेट्स्क की ओर जाते दिखे टैंक, और खतरनाक हो सकते हैं हालात। अमेरिकी विदेश मंत्री भी भड़के। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं, हम अपने यूक्रेनी सहयोगियों के साथ खड़े हैं। रूस के फैसले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जताया विरोध। कहा, रूस ने अपने पुराने वादे तोड़कर रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है। नेटो प्रमुख जेन्स स्टोलनबर्ग का बयान, रूस ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया, समाधान के प्रयासों को खत्म कर दिया रूस ने। तुर्की ने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने को कहा। विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को छोड़ने को कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की। यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। चीन के दूतावास ने यूक्रेन में अपने नागरिकों को उनकी सुरक्षा बढ़ाने और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहने को कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच के तनाव को लेकर साउथ कोरिया ने कहा है कि वो यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करते हैं। इस तरह से रूस का कदम उठाना गलत है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस बनाएगा। बड़ी ताकत मिली है और संसद ने पुतिन को इस बात की इजाजत दे दी है कि वो सेना का इस्तेमाल देश के बाहर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर। स्थितियां क्या है वो आप समझ रहे होंगे, लेकिन पुतिन ने खुद इसकी इजाजत मांगी थी। पुतिन ने रूस के ऊपरी सदन से इस बात की इजाजत मांगी थी, जिसे रूस की संसद ने मान लिया है। पहले ही यूक्रेन के वो 3 टुकड़े कर चुका है। 2 नए राष्ट्रों को उसने मान्यता दे दी है, नए देश बना दिए हैं और बाकायदा मान्यता दे दी है। उसके बाद से अब उसने अपनी ही संसद में ये रिक्वेस्ट की थी, व्लादिमीर पुतिन ने ये रिक्वेस्ट की थी संसद में कि अतिरिक्त शक्तियां चाहिए, और पुतिन को इस बात की इजाजत दे दी गई है ताकि वो अपनी सेना का इस्तेमाल देश के बाहर भी कर सकें। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? देश के बाहर भी सेना का इस्तेमाल कर सकेंगे पुतिन, यानी पुतिन के एक फैसले पर रूस की सेना बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, डोनबास पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान आया है और बयान यह है कि जरूरत पड़ी तो सेना का इस्तेमाल करेंगे। डोनबास पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना का इस्तेमाल करेंगे। और आपको बता दें, पुतिन रशिया की संसद से उनको इजाजत मिल भी गई है। संविधान के मुताबिक दोनों देशों को मान्यता दी गई है। पुतिन ने कहा है, सीमा विवाद सुलझाना अभी संभव नहीं है। पुतिन का यह बयान बहुत कुछ दर्शाता है। सीमा विवाद सुलझाना अभी संभव नहीं है और डोनबास में नरसंहार हम नहीं होने देंगे। पुतिन ने कहा, डोनबास में नरसंहार नहीं होने देंगे। रूस को यूक्रेन से परमाणु हमले का खतरा है। उन्होंने ये आशंका व्यक्त की, ये आशंका व्यक्त करते उन्होंने कहा कि परमाणु हमले का खतरा है उनको यूक्रेन से। रूसी सेना की डोनबास जाने की बात बिल्कुल गलत है, ये भी पुतिन ने कहा, और कहा कि हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सेना का हम इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने इसके साथ साथ कहा कि संविधान के मुताबिक दोनों देशों को हमने मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद सुलझाना अभी फिलहाल संभव नहीं है। इस खबर पर मनीष शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, दो महत्वपूर्ण खबरें, पहले तो संसद से अतिरिक्त शक्तियां मिलना, इसके अब क्या मायने निकाले जाए। दूसरी तरफ पुतिन का यह बयान कि ऐसा कोई उनका इरादा नहीं है डोनबास में सेना भेजने का, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि नरसंहार नहीं होने देंगे। देखिए राजीव, पार्लियामेंट से एक मैसेज गया है कि पूरा रशिया प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में है। ये एक मैसेज के तौर पर है कि जो देश का जो जनमत है, जो उनके यहाँ रशिया के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो पावर देते हैं प्रेसिडेंट पुतिन को कि जो भी उनको लगे, जो भी उचित लगे, वो फैसला ले सकते हैं, चाहे सेना का जो एक्शन है, सेना की कार्रवाई दूसरे देश में करना हो। लेकिन इसका दूसरा मैसेज है, अगर आप देखें तो शुरू से ही पुतिन जिस तरीके से नाटो फोर्सेस को देखें, यूएस को देखें, यूरोपियन देशों को देखें, वो लगातार रशिया पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यूक्रेन में जिस तरीके से रशिया दखलंदाजी कर रहा है या यूक्रेन बॉर्डर पर रशियन फोर्सेस इकट्ठे हो गए हैं, वो वहां से हटे। लेकिन पुतिन दब नहीं रहा है। अगर आप पिछले 3-4 दिन के एक्शन देखें, जहां डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगातार चल रहे हैं, चाहे फ्रांस की बात करें या जर्मनी की बात करें, वहीं पर उन्होंने अपनी बड़ी सेना की एक्सरसाइज करवाई, न्यूक्लियर उसमें जो वेपन्स थे वो हिस्सा लिए। इसके बाद वो लगातार उन्होंने, आज आपने देखा कि सुबह के वक्त में यूक्रेन के 2 इलाकों को उन्होंने इंडिपेंडेंट मान्यता दे दी और अब इसके बाद पार्लियामेंट से उन्होंने मैसेज कराया। इसका यह मतलब नहीं है कि रशिया अटैक करने वाला है, लेकिन वो दुनिया को बता रहे हैं कि रशियन जो फोर्सेज है, रशिया है, वो कोई भी कार्रवाई करने के लिए फ्री है। आप अक्सर देखेंगे कि चाइना या बाकी देश भी, अमेरिका भी, अगर किसी देश पर अटैक करते हैं तो वो अपनी पार्लियामेंट से, अपने सिस्टम से, वो अपनी जो उनकी कांग्रेस है उससे अप्रूवल लेते हैं, ताकि इसका मैसेज जाता है कि पूरा देश अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने में वो कामयाबी अब तक हुए। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बहुत बड़ी खबर इस वक्त देते हैं। रात 11:30 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति का संबोधन होना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का 11:30 बजे संबोधन होना है, यानी कि अब से तकरीबन 50 मिनट के बाद उनका संबोधन शुरू हो जाएगा। यूक्रेन रूस विवाद पर बाइडेन का संबोधन। बाइडेन क्या ऐलान करेंगे? अब बाइडेन क्या कहते हैं, इस पर अब सभी की निगाहें होंगी। इस पर रूस की भी निगाहें होंगी, इस पर यूरोपियन यूनियन की निगाहें होंगी, नेटो फोर्सेस की निगाहें होंगी, इस पर यूक्रेन की निगाहें होंगी, क्योंकि यूक्रेन को उम्मीदें, यूक्रेन को भरोसा बहुत ज्यादा नेटो फोर्सेस पर, अमेरिका पर, यूरोपियन यूनियन पर था। लेकिन अभी की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि वो अलग और अकेला है। ऐसे में 11:30 बजे मनीष क्या कह सकते हैं जो बाइडेन? तो अगर आप देखा जाए तो अमेरिकन आप लोगों को देखें, वो भी लड़ाई के बहुत पक्ष में नहीं है, लेकिन चूंकि कोल्ड वॉर काफी लंबा है, आप देखें रशिया और अमेरिका का, और अमेरिका चाहता है एक्शन लेना, तो कोई जरूरी नहीं है कि बाइडेन को इस बात का अनाउंसमेंट करेंगे कि हम अटैक करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो दुनिया में जब भी अटैक्स होते हैं कोई इसका अनाउंसमेंट नहीं होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता। आप ये समझ सकते हैं कुछ और कुछ और प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर सकता है अमेरिका। और जिस तरीके से यूक्रेन के 2 इलाकों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है, उसको लेकर के अमेरिका अपना बयान देगा, प्रेसिडेंट बयान देंगे। लेकिन आप इस बात को भी समझें कि यूरोप के कई जो देश हैं, भले ही जो नाटो के पार्ट हैं, अमेरिका उसमें एक बड़ा रोल निभाता है, लेकिन जिस अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीशन चाइना से है, क्या वो रशिया के साथ सीधे सीधे लड़ाई लड़ेंगे क्या? क्योंकि इसका इकोनॉमिकली बहुत ही प्रभाव पड़ने वाला है और कोई भी नहीं चाहता। अगर आप भारत के भी स्टैंड को देखें तो भारत ने भी यही कहा कि दोनों देश, जो यूरोपियन जो देश हैं, अमेरिका है या रशिया है, वो बातचीत के जरिए वो रास्ता निकाले, क्योंकि इसका बहुत ही डिजास्टर्स इफेक्ट पड़ने वाला है पूरी दुनिया में। इसका आप ये नहीं कह सकते कि कोई 2 छोटे देश लड़ रहे हैं। अमेरिका के पास काफी बड़े न्यूक्लियर वेपन्स हैं, रशिया के पास हैं। और लेकिन मनीष, कहा जाता है आर्थिक प्रतिबंधों की आप बात करें, क्या आपको लगता है कि आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लगाते हैं, क्योंकि उसका असर यूरोपियन कंट्रीज पर भी पड़ेगा? वो गैस पाइपलाइंस है, बहुत कुछ है, निर्भर करते हैं एक दूसरे पर ये मुल्क, फिर कैसे लगा सकते हैं? देखिए, तो ये भी एक बात कही जा रही है कि इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी टेंशन में अमेरिका का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ऐसी स्थिति में महंगे रेट्स पर अपने गैस की या पेट्रोल्स की वो सप्लाई करेंगे। ये बात दुनिया भी समझ रही है। और कई एशिया के जो देश हैं, हमारे जैसे देश हैं या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, उनके ऊपर काफी फर्क पड़ने वाला है। तो जाहिर तौर पर अगर लड़ाई होना होता तो अब तक वेट नहीं हो रहा होता, लड़ाई हो चुकी होती। तो कहीं ना कहीं कुछ तो रीजन है
कि अभी भी लड़ाई की स्टेज भले बिल्कुल आपको करीब दिखता, बारूद के ऊपर दुनिया बैठ गई है। बिल्कुल मनीष, आप ये कह रहे हैं कि यानी कि युद्ध की संभावनाएं, उसका ऐलान, उसकी संभावनाएं कम है, कोई दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। मनीष बने रहे, एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान आया है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है, रूस के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने पर हमारा विचार है। ये बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन से। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जो राजनयिक संबंध है उनको तोड़ने पर विचार। रूस ने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए हैं और अब यूक्रेन कह रहा है कि हम राजनयिक संबंध तोड़ने पर विचार कर रहे हैं। मनीष, जो बात आप कह रहे थे कि वाकई अगर युद्ध होना होता तो 3 टुकड़े के बाद तो हो ही जाना चाहिए था, लेकिन अब सिर्फ यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि राजनयिक संबंध तोड़ने पर विचार कर रहे हैं। तो अगर आप देखें राजू, तो यूक्रेन शुरू से ही बहुत अग्रेसिव है, क्योंकि यूक्रेन एक भुक्तभोगी देश है जहां पर लगातार जो रेबल्स हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि रशिया उनको सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन की इकोनॉमी बिल्कुल जो है उनके खत्म होने के कगार पर है और यूक्रेन बहुत अग्रेसिव है। अब किस तरीके से यूक्रेन की मदद दुनिया करेगी? तो हो सकता है कि प्रॉक्सी जो वॉर है, जिससे यूक्रेन को वेपन्स देना या तमाम तरीके की यूरोपियन और अमेरिकन देश हथियारों के साथ पैसे की मदद देंगे, यूक्रेन को स्ट्रांग बनाएंगे। अब कई देशों में जाएं, जैसे कि आप अगर कोरिया को देखें तो नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में किस तरीके से अमेरिकन फोर्सेज वहां डिप्लॉय है और कितनी मदद दी जाती है साउथ कोरिया को, ताकि वो चाइना या नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से मुकाबला कर सके। तो हमें ऐसा लगता है, या कई ऐसे जो डिप्लोमेट्स हैं वो ये कहते हैं कि इस स्थिति में यूक्रेन को पूरी यूरोपियन देश मदद करेंगे, उनको इतना मजबूत करेंगे। और नाटो का जो पार्ट बनाने की बात हो रही है, जिस तरीके से यूक्रेन भी चाहता है कि नाटो का हिस्सा बने, वो जरूर कोशिश अमेरिका करेगा। लेकिन वही बात आ जाती है कि रूस शुरू से कह रहा है कि अगर आपने यूक्रेन को नाटो का पार्ट बनाया तो जाहिर तौर पर नाटो उनके बॉर्डर तक आ जाएगा, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। मनीष, आप हमारे साथ बने रहे। तो राष्ट्रपति पुतिन यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले तो बड़ा ऐलान किया, उनको संसद से अतिरिक्त शक्तियां भी मिल गई। इस बीच में 11:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन होना है, 11:30 बजे वो संबोधित करेंगे। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या कहते हैं रूस यूक्रेन विवाद पर, उनका ये संबोधन होना है। इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प होगा कि वो क्या कहते हैं, क्या बड़ी अनाउंसमेंट, क्या बड़ा ऐलान होता है। नजर हमारी लगातार बनी हुई। एक छोटा सा ब्रेक। सोचा क्यों ना पकोड़े बनाए जाए। पकोड़े की तारीफ सुन। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा, रूस के कार्यों के परिणाम गंभीर होंगे पूरे यूक्रेन में, पूरे यूरोप में और दुनिया भर में। यूक्रेन में रूसी सेना के भेजे जाने पर भड़का अमेरिका, कहा रूस का यूक्रेन में सेना को तैनात करना बकवास। मॉस्को द्वारा अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से मान्यता देना युद्ध के बहाने का हिस्सा है। पुतिन के ऐलान के बाद डोनेट्स्क की ओर जाते दिखे टैंक, और खतरनाक हो सकते हैं हालात। अमेरिकी विदेश मंत्री भी भड़के। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं, हम अपने यूक्रेनी सहयोगियों के साथ खड़े। रूस के फैसले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जताया विरोध, कहा रूस ने अपने पुराने वादे तोड़कर रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है। नेटो प्रमुख जेन्स स्टोलनबर्ग का बयान, रूस ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया, समाधान के प्रयासों को खत्म कर दिया रूस ने। तुर्की ने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने को कहा, विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को छोड़ने को कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की, यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। चीन के दूतावास ने यूक्रेन में अपने नागरिकों को उनकी सुरक्षा बढ़ाने और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से दूर रहने को कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच के तनाव को लेकर साउथ कोरिया ने कहा है कि वो यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करते हैं। इस तरह से रूस का कदम उठाना गलत है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस बनाएगा मिलिट्री बेस, पुतिन ने वहां के नेताओं के साथ सैन्य ठिकाने बनाने के लिए समझौता भी किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को बताया अमेरिका की कठपुतली, कहा यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है जहां कठपुतली सरकार चल रही है। यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों के लिए जारी किया गया संदेश, कहा गया है कि यूक्रेन में मौजूद छात्र जल्द से जल्द भारत वापस आ जाएं। इस बात का इंतजार न करें कि यूनिवर्सिटी पहले ऑनलाइन क्लास की हामी भरे तभी वो घर लौटे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि रूस को बिना किसी शर्त के यूक्रेन के प्रांत से वापस लौट आना चाहिए और पड़ोसी को धमकाना ठीक नहीं है।
डोनेट्स्क और लुहांस्क को आजाद घोषित करने से नाराज संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का बयान। कहा, डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों को आजाद के रूप में मान्यता देने का निर्णय यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक से पहले यूएन महासचिव ने यूक्रेन को दिलाया भरोसा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन डिप्लोमैट का बयान। हम अपनी जमीन पर हैं, हम किसी से डरते नहीं और किसी को कुछ नहीं देंगे। रूस यूक्रेन संकट के बाद कच्चे तेल का भाव और बढ़ा $96 के पार प्रति बैरल। यूएनएससी में यूक्रेन ने रूसी कदम को वायरस बताया। कहा, यह वायरस क्रेमलिन ने फैलाया है। यूक्रेन संकट पर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने की बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा। जापान ने रूस के फैसले की निंदा की। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने कहा, टोक्यो मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों पर अन्य देशों के साथ समन्वय करने की योजना बना रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान। यूक्रेन के 2 हिस्सों डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दी। यूक्रेन के टुकड़े करने के दस्तावेज पर पुतिन ने हस्ताक्षर किए। यूक्रेन के विभाजन के ऐलान के बाद पुतिन ने की संघर्ष विराम की अपील। पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी। कहा, टकराव होता है तो इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के ऐलान के खिलाफ जारी किया आदेश। कहा, रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की छूट नहीं देंगे। पुतिन के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने कहा, जिन क्षेत्रों को रूस ने दी अलग देश की मान्यता, वहां अमेरिका नहीं करेगा व्यापार और निवेश। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा, रूस के खिलाफ लगाएंगे प्रतिबंध। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश को किया संबोधित। रूस पर शांति वार्ता को बर्बाद करने का आरोप लगाया। रूस के ऐलान पर यूक्रेन का जवाब, अपने क्षेत्र से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। भारतीय शेयर मार्केट पर यूक्रेन संकट का असर दिखा। विवाद जारी है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने यूक्रेन की विद्रोहियों के कब्जे वाले 2 प्रांतों लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है, जिसके बाद से तनाव और ज्यादा बढ़ गया। अमेरिका समेत कई देशों ने इस फैसले को मान्यता नहीं दी है और रूस पर प्रतिबंध लगने शुरू भी हो गए। और अब आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में जारी विवाद से जुड़ी हुई 50 तस्वीरें। नाटो चीफ का बड़ा बयान। कहा, रूस के संकेत साफ है, यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेन के 2 प्रांतों